ये ना बहुत लोगों को ये लगता है कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम हो गया, इल्यूमिनाटी हो गया, या फिर देयर आर सर्टेन फैमिलीज जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, बहुत सारे लोगों को लगता है दीज आर कॉन्स्पिरेसीज। आज आप जो खा रहे हो, पी रहे हो, पहन रहे हो, जिस कंपनी में जा रहे हो, जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली 13 फैमिलीज हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं। बेसिकली कैपिटलिज्म के बादशाह है ये। केवल 3 चीजें अगर आपको दे दी जाए तो आप पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हो। कौन सी 3 चीजें? They can definitely control the entire world. ये लोग अपनी कजिन की कजिन से ही शादी करवाते थे। इंटरब्रीडिंग इसलिए करवाते थे कि भाई अपनी फैमिली के सीक्रेट्स, अपने फैमिली का पैसा अपने अंदर ही रहे। ये लोग या तो मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया कंट्रोल के साथ रिसोर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, रिसोर्स कंट्रोल, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड ही हो रही हैं वहां पे। एंड द एक्सटेंट टू विच दे आर एक्चुअली कंट्रोलिंग इज एक्चुअली अफेक्टिंग योर डिसीजन मेकिंग। राइट, एंड इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं जो उन्होंने बिल्ड करके रखा है। करेक्ट। आपके कन्वीनियंस से बड़े लोग और बड़े हो रहे हैं और आप और गरीब हो रहे हैं। द ट्रम्प फैमिली इटसेल्फ ओन्स मोर देन 8 to 12 billion dollars ओनली इनटू क्रिप्टो। ये तो जो हमको पता है। एवरी मोमेंट विच हैपेंस इन बिटकॉइन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टिंग ट्रम्प्स नेटवर्थ। ट्रम्प डेलिबरेटली चाहता है डॉलर को डिस्ट्रॉय करना। आपने सुना है? इसके बाद में जो एक चीज रह जाती है जो हमने एक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करनी थी। 2026 की अगर मैं बात करूं जयेश, मैं हैरान नहीं होऊंगा कि जिस दिन ये चीज स्टॉक मार्केट में हो गई, जिस दिन ये यूएस का बबल फटा, उस दिन हमारे स्टॉक्स हाई से स्टॉक मार्केट 80-85% भी गिर सकता। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है अभिषेक कर जी, और इस पॉडकास्ट पे हम बात कर रहे हैं कि इस दुनिया को चलाता कौन है, इस दुनिया को कंट्रोल कौन करता है। इस पॉडकास्ट पे हमने जाना कि 13 ब्लड लाइन्स क्या है, कौन सी ये 13 ऐसी फैमिलीज है जो मिलके पूरी दुनिया को चला रही है। हमने ये भी जाना कि किस तरह से मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनफैक्ट इसमें अभिषेक कर जी ने 2026 के लिए इन्वेस्टमेंट टिप्स भी दिए हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट इन 3, 2, 1। अभिषेक भाई, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच। जितने बार हम मिलते हैं उतने बार हम आधा पॉडकास्ट पहले ही कर लेते हैं रिकॉर्ड। बट अब कोशिश करेंगे जितना समय बचा है उस पर पूरी वैल्यू देखी जाए। एंड आज का पॉडकास्ट जो ओरिजिनल हमारा प्लान था, इट वाज अ वेरी ह्यूज पॉडकास्ट। मतलब आई थिंक शायद 4-5 घंटे के आसपास होता अगर हम वो प्रॉपर उसमें जाते। बट वी हैव डिसाइडेड टू डू इट इन 2 पार्ट्स। करेक्ट। अब जो पहला पार्ट है, वी आर इन जनरल टॉकिंग अबाउट कि दुनिया को चलाता कौन है और दुनिया चलती कैसे है और दुनिया किसके कंट्रोल में है। करेक्ट। नाउ लोगों को एक चीज़ तो ये पता है कि हाँ ठीक है, हर कंट्री की एक अपनी गवर्नमेंट होती है, उस कंट्री को वो गवर्नमेंट चलाती है। फिर 3-4 कंट्रीज मिल जाती है, G7 जैसा होता है। अभी एक C5 यूएस स्टार्ट करने वाला है, तो वो जो टॉप कंट्रीज हैं वो मिलकर दुनिया चलाती है। बट देर आर पावर्स बियॉन्ड दीज एज वेल। आज उनकी बात करेंगे। बिल्कुल। इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है यार, मेरे हिसाब से इतिहास से ही चालू करनी चाहिए, हिस्ट्री से। एंड ये ना बहुत लोगों को ये लगता है कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम हो गया, इल्यूमिनाटी हो गया, या फिर देयर आर सर्टेन फैमिलीज जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, बहुत सारे लोगों को लगता है दीज आर कॉन्स्पिरेसीज। तो आज के इससे हम एटलीस्ट सोचने पे मजबूर करेंगे लोगों को कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है। बिकॉज देखो, कॉन्स्पिरेसी कब होती है? जब किसी का एम्पेरिकल एविडेंस ना हो। ठीक है, कि भाई कहीं कोई प्रूफ नहीं आ रहा, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, तो वो दैट बिकम्स अ कॉन्स्पिरेसी, कि कोई लिंकेज नहीं निकला। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई इस पूरी दुनिया को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड इवन टुडे कुछ फैमिलीज हैं जो चला रही हैं। तो स्टार्टिंग में अपन बात कर सकते हैं अराउंड 13 फैमिलीज जो माना जाता है ये 13 फैमिलीज हैं। आज आप जो खा रहे हो, पी रहे हो, पहन रहे हो, जिस कंपनी में जा रहे हो, जहां इन्वेस्ट कर रहे हो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली 13 फैमिलीज हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं। बेसिकली कैपिटलिज्म के बादशाह है ये। पिलर्स, बादशाह, करेक्ट, किंग्स। तो अब इसको अपन थोड़ा समझते हैं, बिकॉज आई सेड हिस्ट्री से अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली दीज आर कॉल्ड 13 ब्लड लाइन्स। ठीक है, अब ये 13 ब्लड लाइन्स क्यों चली, कहाँ से ये कंसेप्ट अचानक से मेन स्ट्रीम पे आया था? तो एक क्रिश्चियन ऑथर थे, तो दैट क्रिश्चियन ऑथर ने सबसे पहली बार एक किताब लिखी थी, एंड दैट बुक वाज नोन बाय द 13 ब्लड लाइन्स ऑफ द इल्यूमिनाटी फैमिली विद द सैटेनिक रिचुअल्स। उसमें एक सैटन का तड़का डाला हुआ था। तो वहाँ से लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया।
एंड देन स्लोली मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है. अच्छा, अब आप कहोगे कि यार किसी ने किताब लिख ली तो इसके लिए क्यों बिलीव किया जाए. देखिए, देर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ये हमने कहावत सुनी हुई है. ठीक है. अब मुझे एक चीज़ बताइए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है 2022 की अगर मैं बात करता हूँ, रिसेंट पास्ट, आज से 4 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 3-4 साल पहले के बाद. तो 2022 में, अब मुझे एक बात बताइए, यूएस मीडिया में अगर मैं बात करता हूँ, सबसे बड़े ब्रॉडकास्टिंग उसका नाम क्या है? सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग में हम किन का नाम सुनते हैं, बताइए. यूजुअली आई डोंट नो, मतलब जो पॉपुलर इन जनरल कि जो भाई पूरे वर्ल्ड में हम जिनके नाम सुन सकते हैं, CNN आप सुने, हाँ ठीक है, ब्लूमबर्ग सुने हुए. हाँ इंटरेस्टिंगली 2022 में दे एक्चुअली स्टार्टेड कवरिंग, सो देयर वाज वन पर्टिकुलर एपिसोड, लोग आई थिंक यूट्यूब पे भी उनको मिल जाएगा. ये किसके ऊपर था? दिस वाज अबाउट, दे वर ट्राइंग टू प्रूव कि इल्यूमिनाटी या फिर दीज पावरफुल वर्ल्ड फैमिलीज हु आर एक्चुअली कंट्रोलिंग डोंट एग्जिस्ट. अच्छा ये बेसिकली इस पे बनाया जा रहा है कि दे डोंट एग्जिस्ट. 2025 की बात करूं तो इंडिया टाइम्स की बात करूं, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, दे हैव पुट अप द वीडियोस डिकोडिंग कि ये 13 ब्लड लाइन्स हैं क्या. तो पहला पॉइंट ये है कि अगर किसी चीज का अस्तित्व नहीं होता तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इसके बारे में बात नहीं करती. अब मैं एक एक करके थोड़ा सा पहले इस 13 ब्लड लाइन्स के बारे में, मैं सारे के बारे में तो नहीं बताऊंगा, बट जो मेजर है उनके बारे में बात करते हैं. जो ये 13 फैमिलीज है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं, तो कुछ अलग अलग सरनेम्स से हम देखते हैं. एक एस्टर फैमिली है, एक बंडी फैमिली है, एक कॉलिंस फैमिली है. उसके बाद अगर आप बोलते हो तो फ्रीमैन फैमिली है. उसके बाद आपने कैनेडी फैमिली सुना होगा, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इनका नाम है. रॉथशाइल्ड्स हैं. उसके बाद रॉकफेलर्स हो गए. तो इस तरह से ली फैमिली है, चाइना की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से 13 टोटल फैमिलीज हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती हैं. अब जैसे मैं कुछ कुछ पहले अंश देना शुरू करता हूं जयेश, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि किस प्रकार से लोग गुमराह रहते हैं, बट व्हेन दे आर एक्चुअली गोइंग एंड थोड़ा रिसर्च करते हैं तो उनको पता लगेगा बात तो सही कर रहा है. मैं स्टॉक मार्केट का बंदा हूं, तो पहले एक स्टॉक मार्केट के फैक्ट से शुरू करता हूं एंड देन अगेन आई विल कम टू द 13 फैमिलीज. आपको आज के समय पे हर बंदे को जस्ट बिकॉज उसने यूट्यूब देख लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, तो उसको लगता है भैया स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा नाम होता है ब्लैक रॉक. करेक्ट. अब जान के हैरान हो गए, अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं तो इंडियन शेयर बाजार में ब्लैक रॉक से ज्यादा पावर एक और कंपनी के पास में है, और वो ऐसी कंपनी है कि अगर रातों रात उसने लाल बटन दबाया तो पूरा मार्केट क्रैश और तबाह हो जाएगा. आप जान के हैरान हो जाओगे, ब्लैक रॉक के अलावा एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है. टॉप 45 कंपनीज में भारत के इसके स्टेक है, इंक्लूडिंग टॉप जाइंट जितने भी आप ब्लू चिप्स बोल लो उधर है. और वो कौन सी? वो ब्लैक रॉक नहीं है, वो है वैनगार्ड. यस, दे हैव एक्सपोजर ऑफ 65,000 करोड़. कल को अगर उन्होंने एक बार में सोचा कि भाई एक बटन दबा के हम चले जाए, निकल जाएंगे. बट जस्ट इमेजिन, नो मेन स्ट्रीम मीडिया हैज कवर्ड दिस थिंग. बट मैं लोगों से आग्रह करूंगा, आप जाके चेकआउट करो कि इंडिया में कितना एक्सपोजर है उनका, एंड देन यू वुड गेट कि यार बंदा सही बोल रहा है. प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जजमेंट पहले देंगे, हम चेक नहीं करते. आप जाके चेक करो तो यू वुड रियलाइज तो ये क्या हो रहा है. मतलब दिस क्लियरली शोज द शेयर पावर Vanguard is actually having on our equity. 65,000 करोड़, टॉप 45 कंपनीज में बड़ा बड़ा स्टेक. मतलब कोई पॉलिसी चेंज हो गई, कुछ अगर उनके फेवर में ना रहा, इट इज जस्ट मोमेंट्स. देखिए, FIIs और DIS जब हम बात करते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये नहीं है कि ये देसी हैं एक विदेशी हैं. इनके बड़ा सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इनकी सेलिंग स्टाइल में. एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होता है वो एक बटन दबा के पूरा निकल जाता है, अगर उसको निकलना है वो पूरा साफ करके निकलता है. एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है धीरे धीरे करके, क्योंकि उसको पता है कि अचानक से मैं दबाऊंगा तो पैनिक हो जाएगा, एंड ऑल दोस थिंग्स. सो इस फैक्ट से मैं पहली बात क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे आसपास हमें दिख रही हैं, बट मिसलीड कर दिया गया तो हमको पता नहीं चला. तो जयेश, अब थोड़ा सा ना मैं 13 ये जो ब्लड लाइन्स है इन पे हल्के पुल्के पहले मैं तुमको अंश देने की कोशिश करता हूँ और आपके ऑडियंस को देने की अंश करता हूँ. अगर आप देखोगे, पहले आप समझिए ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है या दुनिया को जो कंट्रोल कर रहे हैं, जिनके हाथों की हम कठपुतलियां हैं, ये कंसेप्ट बेसिकली ये नहीं कह रहा कि ये 13 फैमिलीज सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं. करेक्ट. ये 13 फैमिलीज स्पेसिफिक एरियाज कंट्रोल कर रही हैं. उदाहरण के तौर पे केवल तीन चीजें अगर आपको दे दी जाए तो आप पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हो. कौन सी 3 चीजें? पहला होता है पॉलिटिक्स. अगर आप देखो क्यों होता है कि अचानक से एक हंगरी का बंदा जो वहाँ पे पैदा हुआ और उसके बाद ट्रेडिंग करी, उसने करेंसीज को डिस्ट्रॉय किया, एंड नाउ ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इनटू पॉलिटिक्स. आई एम टॉकिंग अबाउट जॉर्ज सोरोस. अचानक से व्हाई ही इज़
इफ यू लुक अराउंड द कॉमन थीम अमंग्स द टॉप बिलियनर्स, अभी हाल फिलहाल की अगर आपने खबर सुनी होगी तो एलॉन मस्क वांट्स टू सेट अप हिज ओन पार्टी। राइट 1993 के पहले तक आज तक इंडिविजुअल पार्टी कोई भी टिकी नहीं है, वहां पर हमेशा 2 ही पार्टी चलती हैं यूएस में। बट एलॉन मस्क हैज शोन दिस थिंग, व्हाई? बिकॉज ही नोज ही कैन विन। अभी तक कंस्ट्रेन क्या होता था, अगर बिकॉज यू आर अलॉट इनटू पॉलिटिक्स एंड ऑल, अभी तक कंस्ट्रेन ये हो जाता था कि बाहर क्यों नहीं हो पाते थे, क्योंकि यूएस के इलेक्शंस और इंडिया के इलेक्शंस में बहुत अंतर होता है। बहुत डिफरेंस है। राइट वहां पर एक बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहला, मनी पावर इज रिक्वायर्ड। एलॉन मस्क के पास कोई कमी नहीं है, ही हैज शेयर मनी पावर, ही कैन डू द एंटायर कैंपेन बाय हिमसेल्फ, दैट इज वन। दूसरा, पब्लिक प्रेफरेंस, बिकॉज वहां पर क्या होता है कि हमारे इधर टीवी ना सबको कवर करता है, एक प्रोमिनेंट पार्टी को भी कवर करता है, नॉर्मल पार्टी को भी कवर करता है, सबको, करेक्ट? यू हैव सीन है। वहां पर ऐसा नहीं होता है। वहां पर आपको टीवी पे बुलाया जाता है, ठीक है, वहां पर डिबेट्स होती हैं, Correct. ठीक है, एंड उसके पहले इन ऑर्डर टू कम ऑन दैट टीवी वहां पर वोटिंग सिस्टम होती है। ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट लोग, टीवी वाले, मीडिया वाले, ये लोग करते हैं। ओनली इफ यू आर क्वालिफाइंग अबव 15 to 20%, ओनली देन यू गेट द स्पेस। करेक्ट अब इसमें साइकोलॉजिकली आप सोचो कि अगर मेरे को वो स्पेस मिला तो ही मैं अपना कैंपेन कर पाऊंगा, तो ही लोग सुन पाएंगे, तो ही वोट आएंगे। पहली बात, अगर मैंने इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई, मेरे को पॉपुलैरिटी नहीं मिली, मैं स्क्रीन पे ही नहीं पहुंचा, तो मेरे तो खड़े होने का सेंस ही नहीं है। करेक्ट दूसरी चीज, यूएस इलेक्शन में आपको पता होगी कि यहाँ पर कैसा होता है कि इस पार्टी को इतने सीट मिले, इस पार्टी को, वहां पर जो विनिंग पार्टी होती है वो सारे मर्ज होकर सीट्स उनके पास चले जाते हैं। तो क्या होता है कि पब्लिक भी ये सोचती है कि ये बंदा तो टीवी तक नहीं आ पाया, तो वो रिकंसिडर करके अपने वोट्स इन द बेस्ट ऑफ द 2 डाल देते हैं। लेकिन एलॉन मस्क के पास ये प्रॉब्लम नहीं है। एलॉन मस्क हैज दैट सॉर्ट ऑफ स्टारडम है एंड एट दैट सॉर्ट ऑफ यूथ कनेक्ट कि वो आ जाएगा। एंड मान लो लॉबिंग हुई, ये सारी चीजें, वो वहां पर भी नहीं आया। ही हैज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म टू डू एंटायर थिंग। एक्स की अगर मैं बात करूं, लोग अपने पॉडकास्ट डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वहां पे, तो ही इज द बिगेस्ट। तो अगेन कमिंग टू द पॉइंट, तो पहला चीज जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है वो है पॉलिटिक्स, दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज अगेन इज फ्रॉम पी, दैट इज PR, पब्लिक रिलेशनशिप। अगर आप ये चीज देखो कि नरेशन किस हिसाब से चेंज होते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप आज अगर पाकिस्तान जाते हो, आई नो आपका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स रहता है पाकिस्तान, बट इन जनरल मैं बता दूं बिकॉज यू आर क्यूरियस अराउंड दिस थिंग। अगर आप पाकिस्तान जाते हो, 1966 और 1999 जो भी युद्ध हुए, आई एम टॉकिंग अबाउट 66 हो सकता, डेट थोड़ा आगे पीछे हो गई है, 65 एंड द 99। तो मैं इंडो पाक और कारगिल वॉर, आप वहां के जाके आवाम से पूछोगे कौन जीता था, उनको आज भी लगता है कि वो पाकिस्तान जीती है। करेक्ट, वो तो 71 भी उनको लगता है पाकिस्तान उनको जीती सारे है। और ये लगने वाली बात नहीं है, दे हैव बिलीफ। व्हाई? बिकॉज PR, यू नो हाउ द गेम इज बीन प्लेड। वहां पे जो मिलिट्री कंट्रोल के थ्रू जो PR चलता है, मतलब द सैड स्टेट ऑफ अफेयर इज कि अगर आप ट्विटर जाते हो ना, तो आपको ट्विटर पे हमेशा दिखेगा कि अचानक से यूजुअली यही पड़ोसी देशों से आ जाता है कि मॉर्फ वीडियो आ जाएंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के, डिफेंस मिनिस्टर के, सेइंग कि वी आर सॉरी, ऐसा वैसा करके, एंड देन बाद में वो पता लगता है फेक है, AI जनरेटेड है, ड्रोन्स ने अटैक कर दिया, ये खत्म कर दिया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज वहाँ पर PR इस तरह से सेट किया जाता है, वहाँ के कॉम्पिटिशन रखाई जाती है उनके बंदों के बीच में, इंटर्न्स को बिठाया जाता है, इंटर्न्स को बोला जाता है, टारगेट चूज किया जाता है कि आज हमने ये मिनिस्टर को, इंडियन मिनिस्टर को पिक किया, आज इनको पिक किया, आज इस एरिया को। आप जितनी फेक नरेशन हो सके आप बनाओ, आपको क्रेडिट्स मिलेगा। जिसका सबसे ज्यादा हिट, वायरल और सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी होगा, उसको फुल टाइम जॉब मिलेगी। ओह ओके। तो अब आप सोचो, दे हैव अ मोटिव। इसके लिए ये जितने बार हम पाकिस्तान पे कोई भी वीडियो कर ली, हमारा पूरा कमेंट सेक्शन स्पैम्ड होता है 606060। आज तक इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया कि इन्होंने हमारे 6 एयरक्राफ्ट गिराए, बट दे बिलीव इट। तो ये रीजन है उसका। दिस इज द रीजन, सो हैव डेडिकेटेड। सो PR कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह पे PR मतलब देयर आर सेवरल, देखिए फिल्म इंडस्ट्री की भी अगर हम बात कर लें, अभी हाल फिलहाल में जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तब एक मूवी आई है धुरंधर। धुरंधर के पीछे भी एंटी एज वेल एज पॉजिटिव PR किस लेवल पे जा रहा है वो आप खुद नोटिस कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट नरेशंस बीइंग स्प्रेड। क्यों पठान के साथ ही कंपैरिजन किया जा रहा है, नॉट अदर मूवीज? तो देयर आर मल्टीपल दिस थिंग, कभी रणवीर सिंह को लेके आ जाया जा रहा है। तो PR is one such thing which completely changes the entire diaspora, entire image building, सारी चीज पूरा PR का गेम रहता है, ठीक है। सो पहला हो गया पॉलिटिक्स, दूसरा हो गया दैट इज PR, एंड तीसरा हो गया रिसोर्सेस। ना व्हेन आई से रिसोर्सेस, तो जयेश, हमने जब सबसे पहला पॉडकास्ट किया था आपके पुराने स्टूडियो पे, तब मैंने कहा था कि पूरी दुनिया को चलाने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए रहती हैं, गोल्ड, ऑयल एंड डायमंड, GOD, करेक्ट, गॉड, करेक्ट।
तो रिसोर्सेस आज के टाइम पर भी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट है। क्यों हम जब बात करते हैं अरब देशों की, दे हैव सच ह्यूमंगस कंट्रोल ओवर ऑयल कि भैया वॉर हो कुछ भी हो, एक ऑयल के पीछे वो पूरे अर्थव्यवस्था हिला के रख देते हैं। करेक्ट। क्यों होता है कि आज चाइना से एक अलग तरीके का डर रहता है बाकी नेशंस को, बिकॉज उनको पता है, लेट्स से ईवी की भी अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जो कोबाल्ट की खदानें हैं या फिर जो भी उसके लिए रेयर मटेरियल लगने वाला है ईवी के लिए, उसका सारा कंट्रोल तो अपना चाइना लेके बैठा हुआ है। Correct. और ये आज से नहीं, कई सालों से लेके बैठा हुआ है। सो नो बड़ी, इवन सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो ताइवान के पास जो कंट्रोल है उसके सामने इंडिया भी मैसअप नहीं कर सकता, कोई दूसरी कंट्री मैसअप नहीं कर सकती। तो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग? इट इज नॉट द मनी पावर, इट इज मोस्टली द रिसोर्स पावर, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो किसी के पास रहते हैं। और हिस्ट्री में आप देखो कि हर बार पूरा गेम रिसोर्स का ही हुआ है। मतलब जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा, हम इसको बहुत डिटेल एक और पार्ट करने वाले थे, जो अगर लोग पार्ट 5 लिखेंगे तो अपन वो चीज़ करेंगे। पार्ट 5 ही होगा, पता नहीं कितने हो रहे हैं अब तो, पार्ट 5 भी लिख देना। तो अब उस केस में आप जो हम ये हो गया पेट्रो डॉलर्स हो गया। अब उस समय की भी अगर बात करें तो क्या हो रहा है? इट इज द एंटायर गेम जो स्टैकिंग अप हो रही है, इट्स अगेंस्ट द रिसोर्सेज। गोल्ड की हम बात करें, अगेन गोल्ड इज अ कमोडिटी विच इज अ रिसोर्स। तो जयेश, अगर हम ये 13 फैमिलीज की बात करें या सारी चीज़ों की बात करें, इट ऑल बॉयज डाउन टू दिस थिंग। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कनाडा में ना अभी एक कपल है विच इज़ द सेकेंड रिचेस्ट अराउंड दैट रीजन। तो यू सी हाउ दे हैव कंट्रोल दिस थिंग। नॉर्मल पब्लिक को लगता है कि भैया ये क्या चल रहा है। ये तब उठा कि जब आपको याद है आज से कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया और इधर फायर लगा हुआ था, फॉरेस्ट फायर लगा था, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ केओस। द ब्लेम केम टू दिस कपल। अब ये जो कपल है, मैं चाहूँगा लोग नाम कमेंट्स में गेस करेंगे, तो ये जो कपल है, दे ओन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस। दे ओन द वाटर रिसोर्सेज आउट देयर। अब ये कैसे? तो इन लोगों का ना बिजनेस है ड्राई फ्रूट्स, कैश्यूज एंड अपने पिस्ताशो, इसका बिजनेस है। नो यू नो कि ड्राई फ्रूट्स में जब वो आप उनको ग्रो करते हो तो इनमें इन तरह के ड्राई फ्रूट्स में ना वाटर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत, मतलब नॉर्मल से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा लगता है। सो दीज पीपल क्रैक द कोड ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स बैक कि इतना पानी लगेगा तो ये कैसे किया जाएगा। तो विद द शेयर मनी पावर दे स्टार्टेड लॉबिंग इनटू द गवर्नमेंट्स के साथ लॉबी करते 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 इवेंचुअली एक टाइम पर ऐसा आ गया कि उन्होंने ये सब बोल के कि हम इसको अपने अंडर रखेंगे, इसको अपने अंडर रखेंगे, उन्होंने सारी चीज़ें इधर रख ली। तो जब ऑस्ट्रेलिया में भी फायर हुआ या इवन कनाडा में जब इस तरह का केओस होता है, तो पीपल ब्लेम दीज पीपल कि भाई पानी हो के इसको उसी समय पे बुझाया जा सकता है, लेकिन रिसोर्सेज आप लोगों ने इतने कस्टडी में लेके स्केर्स कर दिए हैं, प्लस आपने डिफॉरेस्टेशन इतना कर दिया है जिसके चक्कर में ये पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। सो इन्होंने भी क्या किया, एट द एंड रिसोर्स को कंट्रोल किया। एंड द मेजर इकोनॉमीज आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम रशिया की बात करते हैं, डिफेंस हो गया, रिसोर्स, कहीं ना कहीं हर कोई रिसोर्स को आजमाने के लिए लग रहा है। तो ये 3 चीजें अगर किसी के पास है, पावर, पीआर और रिसोर्सेज, they can definitely control the entire world. करेक्ट। तो हाँ, you have something. Yeah. मैं एक पॉइंट में वही रेज कर रहा था कि अगर लोगों को लगता है कि पीआर डजंट अफेक्ट यू, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि आज जो आप एक डिसीजन भी आपको लेना है, वेरी बेसिक डिसीजन ऑफ बाइंग अ वाटर बॉटल, आप कहीं पे भी जाते हो, आप ये नहीं बोलते कि मिनरल वाटर दो, आप बोलते हो बिस्लेरी दो, क्योंकि वो इतना आपके दिमाग में सेट कर दिया है। एंड दैट इज व्हाट पीआर इज। एंड एक बंदा है, मतलब बंदा तो क्या ही बोलना, उन्हें बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है, एडवर्ड बर्नीज करके। ही वाज नेफ्यू ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। ओके। उन्होंने एक बुक लिखी है कॉल्ड प्रोपेगेंडा, एंड ही इज नोन टू बी फादर ऑफ प्रोपेगेंडा। मतलब ही इज दैट लेवल ऑफ पर्सन। और उन्होंने ये चीज़ अपने बुक में एक्सप्लेन की थी कि किस तरह से एक भी डिसीजन आज जो इंसान लेता है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन योर ओन थिंकिंग। क्योंकि आपको बचपन से ही इतना ज़्यादा कंडीशन कर दिया जाता है कि आपका डिसीजन व्हेन यू आर 18, 20, 50 वॉट एवर एज, वो आपका डिसीजन है ही नहीं। सो पीआर वर्क्स इन दैट डेप्थ, वो आपके दिमाग में इतना पहले से घुस चुका है। बॉस, आप इसी का एक मैं एग्जांपल देता हूँ। यूएस में इन लोगों ने क्या किया हुआ था कि अचानक से आज से कुछ साल पहले पीपल गॉट अवेयर कि भाई प्लास्टिक्स का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बिकॉज नॉन डिग्रेडेबल होता है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, हर जगह सॉइल में भी ये डिग्रेड नहीं होता है, तो बड़ा इशू हो रहा है। तो पहला एलिगेशन किस पे गया था? वो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज में चले गया था, एरेटेड ड्रिंक वाली कंपनीज पे। तो उन्होंने बोला कि भाई आपके तो ये बॉटल रहते हैं और ये है। तो इन कंपनीज ने एक बहुत 2 ट्विन स्ट्रैटेजी इन लोगों ने लगाई। इन्होंने पीआर करके सबसे पहले ये चीज़ स्प्रेड करने की कोशिश करी कि भाई हम तो रिसाइकल करते हैं, तो आप वो वाला बॉटल हमको दे दो, तो वेस्ट नहीं होगा, एंड दैट इज एक्चुअली गुड।
और दूसरा उन्होंने पीआर क्या किया, उन्होंने अपने बोले सारे कैंपेन्स को ना अपन ग्रीन कलर के बैकग्राउंड में रखेंगे। इनफैक्ट उस समय पे जो बॉक्सेस भी आएंगे वो ग्रीन कलर के होंगे, बिकॉज ग्रीन को पीपल बाय डिफॉल्ट रेजोनेट विद एनवायरमेंट। करेक्ट। तो इन्होंने ग्रीन मार्केटिंग कर दी। अब इंटरेस्टिंगली इससे इन लोगों का सेल्स भी बढ़ गया और वो फेथ वापस रिस्टोर हो गया। बट आपको पता है सिर्फ 10% बॉटल रिसाइकिल होती है। सो द पॉइंट इज प्रॉपर पीआर किया और लोग तो ये सोचे कि Correct. अरे भाई ये तो बढ़िया काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह से ये सारी चीजें चलती रही। सो पीआर डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड पीआर इज नॉट नेगेटिव, मतलब हाँ, हम इसे it's आज बहुत नेगेटिव टर्म्स में देखते हैं क्योंकि उसका यूज नेगेटिवली होता है। Exactly. बट पीआर वाज एक्चुअली अ गुड थिंग। It's a पीआर good- इज व्हाट? पीआर इज बेसिकली साइकोलॉजिकल एडवर्टाइजमेंट। Absolutely. इट इज नथिंग एल्स। सबकॉन्शियस माइंड पे आप वो कर रहे हो। वो जब से पॉलिटिक्स में घुस गया तब से उसका वो कनोटेशन क्या हो नेगेटिव गया हो था गया। कि यार स्पेसिफिकली बैरक ओबामा के टाइम से पीपल एक्चुअली मार्केटिंग वालों ने ना वो कोट करा पॉलिटिकल ब्रांडिंग, जब से वर्ड कोट करना शुरू किया। एंड देन इट सीप डाउन टू इंडिया आल्सो 2014 में कि बहुत सारे पॉलिटिकल ब्रांड्स कर रही हैं, पॉलिटिकल ब्रांडिंग कर रही है। तो लोगों ने उसको थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन से शुरू करा, बट इट इज हैविंग बोथ द स्फेरिकल्स। Correct. बट हाँ, जब हम कंट्रोल वाले लोगों की बात करते हैं तो ये बेसिकली काफ़ी, अभी मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जश, आपने एक चीज़ देखी होगी, अचानक से ओवर द लास्ट 5 years, ठीक है, हमारे पूर्वज हमेशा कहते थे कि भाई हम तो खेतों में चल चल के जाते थे, स्कूल चल के जाते थे, नोबडी वाज एक्चुअली ट्रैकिंग। अचानक से ना एक 10,000 स्टेप्स वाला क्रेज आ गया। आप देखोगे हर जगह कि भाई कितने स्टेप्स चलना है रोज के 10,000। और वो 10,000 स्टेप्स के क्रेज के बाद यू सी द अमाउंट ऑफ सेलिंग विच हैपेंड फॉर द स्मार्ट वॉचेस। एवरीबडी वॉज गोइंग क्रेजी, क्या भाई एप्पल का स्मार्ट वॉच है, मेरे पास इसका स्मार्ट वॉच है। इससे पहले तो कोई बात ही नहीं करता था। बट सी, इतने सारे लोग बात करने लग गए, मार्केटिंग होने लग गई, पब्लिश हो गए सारे रिपोर्ट्स, एंड सडनली व्हाट वी रियलाइज इज कि भाई साहब 10,000 स्टेप्स तो करने पड़ेंगे। हमारे पूर्वज तो सेम चीज़ ही कहते थे कि भाई चलो, आप आराम से चलो, पानी पियो, नेचुरल खाओ। अब वही सेम चीज़ विद द हेल्प ऑफ पीआर। लुक एट द पावर ऑफ पीआर। आज हम अपने घर पे बैठ के पानी पीते हैं तो वो फिल्टर चाहिए, करेक्ट। सांस लेते हैं तो फिल्टर चाहिए, हम हर चीज कर रहे हैं उसमें एक फिल्टर। सडनली जो चीजों का हमने सोचा भी नहीं था कि 10 साल पहले जो लग्जरी होता था, दैट हैज बिकम अ बेयर नेसेसिटी आज के टाइम पे। यू कांट इवन थिंक बियॉन्ड दिस थिंग। Right. लुक हाउ पीआर इज एक्चुअली वर्किंग। रीसेंट इंसिडेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो पीआर किस हिसाब से काम कर रहा है, आप देखो, नाम नहीं लेंगे, लोग समझ जाएंगे कमेंट्स में। तो 2 एयरलाइन कंपनीज थी। एक एयरलाइन कंपनी के साथ एक हादसा हुआ, दूसरी एयरलाइन कंपनी ने बहुत बढ़िया उन्होंने उस समय पे ट्वीट्स ये वो बहुत सारी मैसिव बुकिंग करी। फिर आज जब अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके एक हफ्ते पहले वो दूसरी जो एयरलाइन थी उसकी थोड़ी बैंड बज गई, थोड़ी नहीं अच्छी खासी बज गई, बिकॉज 62% मार्केट शेयर है। नाम नहीं ले रहा हूँ बट हाँ, मार्केट शेयर 62% का है। बट आप जस्ट इमेजिन करो, फिर दूसरी पार्टी ने भी किस हिसाब से एक नरेशन कि हाँ इधर प्रॉब्लम। अचानक से ऐसा लग रहा था कि दोनों टाइम पे एक साइड को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई किया जा रहा है, बहुत भयंकर तरीके से एम्पलीफाई। व्हाट वाज दैट? दैट इज क्लियर पीआर। तो यार अगेन कमिंग टू दिस थिंग्स, लेट्स अगेन कम टू दिस थिंग। यू हैव टू ऐड समथिंग, कुछ ऐड करना चाहोगे? बिल्कुल, नॉट अबाउट पीआर, बट जो चीज़ जिस पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो पावरफुल फैमिलीज होती है या पावरफुल इंडिविजुअल्स होते हैं जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं, अब इस पे लोगों को इजीली भरोसा नहीं होता। लाइक व्हाई वुड एनीवन बिलीव दैट? वो नहीं लगता ना, लगता है कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज है। पर गौतमेला इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल। आपको पता है गौतमेला वाला केस, यूएफसी वाला? सो बेसिकली एक कंपनी थी, यूनाइटेड फ्रूट्स कंपनी, कंपनी या कॉर्पोरेशन जो भी बोलना है, ये थे गौतमेला में। अब गौतमेला का आधे से ज़्यादा लैंड, उसके रिसोर्सेस, रिवर्स, वाटर बॉडीज जो भी होती है, सब पे इस कंपनी का कंट्रोल था, बाय वन वे और अनदर, लॉबिंग करके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी भी तरह से। फिर आता है जेकब आर्बेंज करके, जो वहाँ पे इलेक्ट होता है एज देयर प्रेसिडेंट। अब दिस पर्सन इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, बट ही केम फ्रॉम अ, मतलब लेफ्टिस्ट वाले ग्रुप से या कम्युनिस्ट वाले ग्रुप से आप कह सकते हो। और इसने लाया वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स। इसने आधे से ज़्यादा जो ये रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठी थी कंपनी, उनसे सब वापस ले लिया, बोला कि हमारे लोगों का है, एंड विच इज़ फेयर। कोई भी कंट्री क्यों चाहेगी? ये जो कंपनी है ये यूएस की कंपनी थी, ये गौतमेला की कंपनी नहीं थी, तो क्यों कोई चाहेगा कि तुम कंट्रोल करो उसे? मैं तो अपने लोगों के लिए चाहूँगा। तो उसे रिफॉर्म्स ला के ये सब वापस से अपने लोगों को दे दिया। अब क्योंकि ये इतना बड़ा स्टेक था यूएफसी के लिए, यूनाइटेड फ्रूट्स कंपनी के लिए, इन्होंने कॉन्टैक्ट किया अमेरिका को, जो उनका होम कंट्री है। अमेरिका ने भेजा CIA को। Within few months, Arvind is gone. ओके। तो ये सेम चीज़ भाई यूएस वाले इसमें चैंपियन है। मैं तुमको बताता हूँ कि एक टाइम पे ना यूएस में नॉनवेज ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता था, ठीक है।
तो पोल्ट्री वाले मैसिव अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे थे। तो पोल्ट्री वालों ने सोचा कि भाई ये अगर हमको ये बिजनेस बढ़ाना है तो हमको सेल्स बढ़ानी पड़ेगी, तो ये कैसे किया जाएगा। तो जो उस समय पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जिनकी बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स थी या जो एग्स का कारोबार देखते थे, दे स्टार्टेड फंडिंग बिजनेसेस एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें छापने लग गए। क्या कि इफ़ यू आर नॉट हैविंग इनफ प्रोटीन यू आर नॉट अ मैन। तो उन्होंने सीधे मैनलीहुड को चैलेंज करना शुरू कर दिया उस समय पे। इफ़ यू आर नॉट ईटिंग मीट यू आर नॉट मैन, ऐसे करके। एंड देन रिसर्चर्स को इस तरह से वो किया गया कि भाई प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स है एंड ऑल दोज थिंग्स, ये सारी चीज़ें। और वो नरेशन आज भी कितना स्ट्रांग होल्ड करता है आप खुद देख लो, द काइंड ऑफ फिनोमिनल। अब क्या हो गया है, अब एक एंटी कैंपेन भी चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में जब हम बात करें एग्स के अगेंस्ट पे एक PR कैंपेन चालू हो गया कि एग्स के कारण कैंसर हो रहा है। अगेन व्हाट इज हैपनिंग, अगेन अ सॉर्ट ऑफ PR विच इज हैपनिंग अगेंस्ट मीट हो रहा है। अब ये एग और मीट को इतना चलाया, विथ नो ऑफेंस टू नॉन वेजिटेरियंस एंड ऑल, बट इंटरेस्टिंगली जो ग्लैडिएटर्स को बाद में उनके बोन सेल्स मतलब जो चेक किए गए, जो प्रिजर्व थे एक समय पे चेक किए गए, तो पता लगा कि भाई ये लोग तो वेजिटेरियंस थे। हाउ इज इट पॉसिबल? ओलंपिक्स में देर इज सम लेडी, आई फॉरगॉट द नेम, एट द एज ऑफ वेरी लेट इन 30s एंड 30s में शी रैन, शी इज़ प्योर वेजिटेरियन। जो हैवी लिफ्टर है 2022 या 23 का एक विनर है, ही इज़ अ वेजिटेरियन। तो आई एम नॉट सेइंग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तुम वेज नॉन वेज क्यों करो, नहीं वो नहीं कर रहे, बट आई एम सेइंग कि PR इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि फॉर एजेस पीपल केप्ट ऑन थिंकिंग। अब खुद सोचो ना, फॉर एजेस हम लोगों को लगता था कि हम लोग जो दूध में सुबह सुबह हमारी मदर डाल के देती हैं वो बहुत हेल्दी होता था। इट वॉज ओनली, और वो PR कितना स्ट्रॉन्ग था, इट वॉज ओनली आफ्टर फूड फार्मर केम एंड सेड कि भाई इसमें तो 70% शुगर है, 80% शुगर है, दैट वी रियलाइज कि अरे भाई हमारे दिमाग में आप जाओ बचपन में किसी के भी घर पे पूछो, करेक्ट, इट वॉज अ वेरी नॉर्मल थिंग कि भाई हम तो यही डाल रहे हैं दूध में। लेकिन जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ PR जो हुआ है उसके अराउंड। इनफैक्ट ब्रेकफास्ट कोई मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये तो इंडिया में तो था ही नहीं भाई। ये तो सीरियल कंपनीज जो है कॉर्नफ्लेक्स था, तो उन्होंने कर दिया कि भैया आपको न्यूट्रिशन चाहिए, सबसे ज्यादा एनर्जी सुबह चाहिए, तो ब्रेकफास्ट कर लो। वरना ब्रेकफास्ट वाज नॉट अ कंसेप्ट इन इंडिया। यहाँ पर तो वो पूरा PR का गेम है। चाय भी हमारा कंसेप्ट नहीं था। मतलब आप सोचो, हम दूध नहीं डालते थे। वो प्लांटेशन के टाइम पे ब्रिटिशर्स व्हेन दे केम, उन्होंने पूरा वो क्रेज चलाने के लिए वो कर दिया। सो हमने जस्ट ये जो इतनी भी बातें करी अभी तक, जो आपने जिस तरह के एग्जाम्पल दिए हमने दिए, ये क्या दिखा रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है और आपको कंट्रोल किया जा रहा है। माइंड कंट्रोल है। मैं एक सिंपल सा माइंड कंट्रोल की आपने बात करी, मैं लोगों से ये टास्क देता हूँ, लेट्स सी कितने लोग हैं। मैं लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि सिंपल सा अपना फ़ोन निकालो और वहाँ पर देखो तुम्हारा सोशल मीडिया टोटल कंजम्पशन कितने देर का है दिन का। चाहे वो इंस्टा हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे स्नैपचैट हो, चाहे आप VPN लगा के टिकटॉक देख रहे हो, जो भी है वो कितने देर का है वो कमेंट्स में लिखो, ठीक है। और खुद से पूछना उसके बाद कि आज से 3-4 साल पहले कितना था। इवन इफ यू हैड अ फोन, यू वुड बी सरप्राइज्ड। करेक्ट, द अमाउंट ऑफ डेडिकेटेड व्यूअरशिप जो हम लोगों का सोशल मीडिया पे हो गया है वो क्रेजी है। ये क्या कराया जा रहा है, ये एक तरीके से आपको एडिक्ट करवा दिया गया है। आपका डोपामाइन रश ऐसा करवा दिया गया है। आई एम टेलिंग यू, मैं अभी मैं बीच बीच में साइलेंस रिट्रीट पे जाता हूँ, तो मैं गया था अभी 4 दिन के लिए श्री जी के इधर। एंड मेरा सिस्टम रहता है, मैं तो फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। मतलब ठीक है, साइलेंस मेरे लिए, साइलेंस इज साइलेंस, दैट आई एम नॉट गोइंग टू सी हियर देयर, ये वाली सारी चीज़ें नहीं करूँगा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो गई जयेश कि मैं इस चीज़ पे गया, वहाँ पर मेरे साथ फेलो क्रिएटर्स थे, हार्डली 12 घंटे रुके होंगे। फ़ोन तो चाहिए था, भले वर्बली दे कैन बी साइलेंट बट दे नीडेड फ़ोन। सो जस्ट इमेजिन, दीज आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्ट्रेसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टर्स। ये लोग नहीं रह पा रहे हैं, तो एक आम इंसान जिनके पास तो इतने सारे रिसोर्स हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं, ये सारे वो नहीं कर पा रहे, तो आम इंसान पे क्या हो रहा है। सो कंट्रोल के तरीके बहुत अलग हैं। चाइना की अगर मैं बात करूं तो आप वहां पर देखो, टेंसेंट की अगर अपन बात करते हैं तो उन्होंने क्या लेवल ऑफ कंट्रोल करा है पूरे इकोनॉमी में। आपको टिकटिंग करना है, तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। तुमको ट्रेन में जाना है, तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। तुमको चैटिंग करनी है, वीचैट करना है, वीचैट भी उन्हीं का है, तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। तो आप घूम फिर के देखो, टेंसेंट ने जिस हिसाब से चाइनीज लोगों को कंट्रोल करके रखा हुआ, हम सोच भी नहीं सकते हैं। सेम अगर आप हमारे इधर देखेंगे तो एक इकोसिस्टम बनते जाता है और कंट्रोल किया जाता है। तो अगेन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं वो थोड़ा तेरा जो ब्लड लाइन्स हैं, जस्ट टू एलैबोरेट सो दैट वी डोंट लीव इट इन बिटवीन, कि यार ये जो 13 लोग थे, ये किस तरह से, जो हमने अभी जिस पॉइंट बात करी, अपन ने 3 चीज़ों की बात करी है, ठीक है। हमने बात करी पॉलिटिक्स की, हमने बात करी है PR की, और हमने बात करी है रिसोर्स की, करेक्ट। अब आप देखो, कैनेडीज की अगर अपन बात करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द 13 ब्लड लाइन्स,
तो कैनेडीज का हमेशा से, चाहे जॉन एफ कैनेडी हो या इवन प्रायर, आप हमेशा देखोगे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लेवल्स पे हमेशा से कैनेडीज का नाम रहा है। राइट। पॉलिटिशियंस आर द वंस जो किसी भी कंट्री में पॉलिसीज सेट करते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर आप ये सिंपल सा चीज़ देखो ना, आज के टाइम पे देखो डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप एसेंशियली इज अ बिजनेसमैन, ठीक है। इंडिया में जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है क्रिप्टो करेंसीज का, तो उसके कारण गवर्नमेंट इंटरफेयर करके डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं कर सकती, डिसेंट्रलाइज्ड है। तो वो क्या करती है, टीडीएस बढ़ा दिया, सेस बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, करेक्ट, कि भाई लोग अगर ज़्यादा पैसे देंगे तो एटलीस्ट रुक जाएंगे, दे वुडंट बी ट्रेडिंग। जबकि यहाँ पर इतने इंसिडेंट उतने भी नहीं हुए हैं। यूएस में अगर आप देखते हो तो एक कांड हुआ था, FTX करके हुआ था, सैम नाम का बंदा था, वो FTX करके एक एक्सचेंज चलाता था। एट द पीक ऑफ हिज टाइम इट वॉज वर्थ $8 बिलियन, और रातों रात वो $8 बिलियन गायब हो गया था, खत्म हो गया था। उसको केस की सुनवाई हुई, इनिशियल सजा दी थी 115 साल की। ये यूएस वाले भी बड़ा अजीब अजीब, बर्नी मैडॉफ को दिया था 120 साल की, इसको 115 साल की, क्योंकि इनको भी पता है जीने नहीं वाले, बेसिकली आजीवन कारावास टाइप का ही है, बट ठीक है, जस्ट टू शो कि कितना डैमेज तुमने कर दिया है इकोनॉमी को, तो वो वाली चीज़ की जाती है। तो उधर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए, बट स्टिल आप देखोगे वहाँ पे क्रिप्टो को लेके ऐसा कुछ वो नहीं है कि एक रेगुलेटरी बॉडी पूरी तरीके से गवर्न कर रही है, सबको बंद कर दो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं हो रही है। वाई? अगेन सी द पॉलिटिकल लेंस। अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करता हूँ, द मेन थिंग इज द ट्रंप फैमिली इटसेल्फ ओन्स मोर देन $8 to $12 बिलियन ओनली इनटू क्रिप्टो। ये तो जो हमको पता है, करेक्ट। We don't even know कि क्या है। तो every moment which happens in Bitcoin, every moment which is happening in Ethereum is directly or indirectly affecting Trump's net worth, his family's net worth. In fact, theories तो ये कही जा रही है कि ट्रम्प डेलिबरेटली चाहता है डॉलर को डिस्ट्रॉय करना। आपने ये सुना है? नहीं, ये नहीं सुना था मैंने। हाँ। ऑल्दो आई न्यू कि क्रिप्टो में उसके है, हाँ, बिकॉज पाकिस्तान से क्लोजनेस का भी रीजन वही है। अब वो देखो ना, वो पाकिस्तान में कौन है, जनरल मुनीर। मुनीर तो भाई डोनाल्ड ट्रंप को भगवान ही बना दिया है। हाँ। भाई पीस प्राइस दे दो इनको, उसको हर चीज में पीस प्राइस चाहिए। Correct. फिर उसके बाद अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है, इंडिया के साथ भी इनने सॉल्व किया, सब मुनीर वही लगा, क्योंकि मुनीर ने क्रैक कर लिया है कि भाई इनको ईगो मसाज करते रहो ट्रंप भाई साहब को, तो अपना काम होता रहेगा, कभी इधर से फंडिंग आ जाएगा, फंडिंग आती रहेगी, काम चलता रहेगा। तो मुनीर अपने दिमाग से सही खेल रहा है, वो शतरंज खेल रहा है शकुनी मामा जैसे वहां पे। मतलब पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पर देखो, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप इज मेकिंग श्योर कि क्रिप्टो मार्केट वॉलेटिलिटी इज फाइन, बट क्रिप्टो मार्केट वहां पर रहे एंड एसेंशियली वो बने। तभी जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए थे तो क्रिप्टोज हैड रैलीड लाइक एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि भैया ये तो बहुत भयंकर है। अभी अपन जब बात कर रहे हैं तो देयर इज विंटर हॉल्विंग कहते हैं, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जिसके कारण एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट बुकिंग होती है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अनसर्टनिटीज जब थोड़ी हो जाती तब होती हैं, बट यू सी हाउ द पॉलिटिकल, हमारे देश में भी अगर हम बात करें तो कभी नोटिस करना, पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया होगा, कभी कभार ऐसा लगता है कि कुछ पॉलिसीज कुछ सिलेक्ट लोगों के चक्कर में ही बन रही है। मतलब अचानक से किसी फ्यूल की बात होती है और वो फ्यूल मतलब 20% नाम वो भी नहीं लेगा वो हो रहा है, और वो पता चलता है कि कुछ एक रिलेशन निकलता है, कोई फैमिली मेम्बर ही है जो वो इंडस्ट्री चला रहा है और वहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है एंड एवरीथिंग गोज एट अ फेयर प्ले। ये कैसे हो रहा है? मतलब सोचने वाली बात है। अचानक से हमको लगता है कि मतलब मैं तो देखो भाई इतने फ्लाइट्स लेता ही रहता हूँ, एयरपोर्ट जाता हूँ तो हर जगह बस एक ही नाम दिखता है आजकल, तो फिर वो लगता है कि भाई ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यू वुड, एंड सिर्फ मैं एयरपोर्ट के मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन आप जब नोटिस करोगे आजकल एयरपोर्ट्स पे जो F&B वाला सेक्शन रहता है जो मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको स्पेसिफिक नेम ही दिखेंगे कि यही चला रहे हैं, वो जो भी चला रहे हैं। सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर कोई इंसान बैठ के सोचने भी लग जाए तो उसको समझ में आएगा कॉन्स्पिरेसी नहीं, दिस इज द रियलिटी। देयर इज अ ब्रॉडर पिक्चर जहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। कैनेडीज अगर पॉलिसीज के थ्रू कंट्रोल कर रहे थे तो रॉकफेलर्स थ्रू रिसोर्सेज विच इज कॉल्ड ऑयल, एट द पीक ऑफ द टाइम 90% यूएस का ऑयल वो कंट्रोल करते थे। 90% रॉकफेलर्स कंट्रोल करते थे एक देश का तेल। उसी के चक्कर में एंटी ट्रस्ट पॉलिसीज आई बिकॉज उनके पीछे नेताजी पड़ गए कि भाई इसको तोड़ना पड़ेगा। बट उसके बाद भी जो शेवरॉन बना, उसके बाद अपना कौन सा ऑयल, जितने भी वो टूट के बने शेवरॉन से लेके सारी चीज़ें, बहुत मतलब दे आर स्टिल सो ह्यूज। टुडे भी एक्सॉन मोबिल की भी बात करते हैं, शेवरॉन की बात करते हैं,
टॉप रिचेस्ट पे ही आता है, मतलब मेरे हिसाब से Correct, नेटवर्थ हाँ, के हिसाब से। तो उन्होंने कर दिया रिसोर्स पे कंट्रोल। इफ आई टॉक अबाउट रॉथस्चाइल्ड्स, तो रॉथस्चाइल्ड ने रिसोर्स सबसे मेन मनी फाइनेंस उस पे कंट्रोल कर लिया, तो दे कंट्रोल्ड ओवर देयर। If you look into the Lee family, they also controlled similar sort of resources in China and political background. If you talk about the Astor family या बंडी family, अच्छा डू पॉइंट की अगर बात करूं, वो भी एक 13 ब्लड लाइन से आती है। अब डू पॉइंट ने सबसे बढ़िया चीज क्या की, वो केमिकल्स और एक्सप्लोजिव्स में घुस गए। वो बोले कि भाई दुनिया युद्ध तो करती रहेगी, तो भैया और इंडस्ट्रीज चलती रहेंगी, सबको कुछ कभी डिटर्जेंट बनाना है, कभी इंडस्ट्रियल केमिकल बनाना है, दवाइयाँ बनानी है, तो वो मेन केमिकल्स में चले गए और एक्सप्लोजिव में चले गए। और आज भी देखो अब हाँ, और एक इंटरेस्टिंग चीज जैसे मैं बताता हूँ कि जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पेरिकल एविडेंस, एक एम्पेरिकल एविडेंस देता हूँ, देन आई एम पासिंग इट टू यू इफ यू हैव सम क्वेश्चंस। कि अगर कुछ लोग बोले कि भाई ये 13 ब्लड लाइन्स तो कभी होती नहीं है, तो मैं लोगों से बोलूंगा जाके एक चीज चेक करना। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 13 स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिलीज जिनकी हम बात करें, ये इतनी पावरफुल कंपनीज थी, जो वहां के टॉप 200 यूएस के टॉप 200 स्टॉक्स में इनका मोर देन 8% स्टेक था 13 लोगों का, 13 फैमिलीज का, आई मीन टू से 13 फैमिलीज का यूएस के टॉप 200 स्टॉक्स में 8% से ज्यादा का स्टेक था। 8% इज ह्यूज, आपको लगता है नॉर्मल, बट आप जस्ट इमेजिन करो आज के समय पे मैं बोल दूं एप्पल जैसी कंपनी विच इज $1 ट्रिलियन के आसपास, करेक्ट, उस पे अगर मैं बोल दूं कि भाई आपका 8% का स्टेक है, तो दैट इज क्रेजी अमाउंट ऑफ पावर एंड द क्रेजी अमाउंट ऑफ दिस थिंग। एंड आज भी यार जयेश, मेरे को एक बात बताओ, ये तो स्टैटिस्टिकली प्रूवन है कि आज सिंपल से स्टैट्स ये कहते हैं कि द टॉप 25 फैमिलीज और द इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दे आर कंट्रोलिंग मोर देन 65% रिसोर्सेज एंड मनी एंड नेटवर्थ। ये तो बड़े से बड़े, चाहे ब्लूमबर्ग में जाके देखो, चाहे फोर्ब्स में जाके देखो, कहीं पर भी जाके देखो, आपको ये चीज दिखेगी। इंटरेस्टिंगली इंडिया में भी जैसे अगर अपन बात करते तो सेम चीज है, टॉप 10% के पास 90% का वेल्थ है, 90% इज जस्ट स्ट्रगलिंग फॉर दैट स्मॉल पाई, रेस्ट तो सारा टॉप 10% के पास है। और उसमें भी अगर आप जाते हैं तो आप बोलोगे अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली आप देखो कि अगर मैं कम्युनिटीज़ की बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि जीडीपी वाइज अगर देखा जाए तो जैन कम्युनिटी 24% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करती है, जबकि वो है सिर्फ 0.4%। क्या बात कर रहे हो? 1 के अंदर ही है, 0.4% के अंदर है कम्युनिटी, बट इट इज कमांडिंग 24%। अब आप बोलोगे ये कैसे हो रहा है, तो इतना कम है? आई थॉट कि थोड़ा ज्यादा वो बड़ा परसेंटेज होगा। ओवरऑल देखा जाएगा तो इट इज वेरी लेस। तो 1% पे 24% अगर वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेस देन 1% पे, तो ये कैसे हो रहा है? अब अगर आप इसको डिकोड करोगे तो वो 24% का मैक्सिमम पार्ट तो एक ही फैमिली कंट्रोल कर लेती है, जिनकी इशारे हमने दिए थे थोड़ी देर पहले। तो मतलब ये सारी चीजें जब आप कनेक्ट करते हो, प्रॉब्लम क्या हो जाती है जयेश, मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वी आर अगेन गेटिंग deviated because of their PR. करेक्ट, That is the point. Yes. सो बेसिकली जो भी मीडिया पे कंट्रोल करता है, टेक्निकली वो इंसान पूरे दुनिया पे राज करता है। करेक्ट। भले आपके पास में रिसोर्सेस उतने ज्यादा ना हो, रिसोर्सेज आ जाते हैं वो तो मतलब अगर आप मीडिया को कंट्रोल कर रहे हो तो आपके पास में कोई ना कोई ग्लोबल रिसोर्स का Absolutely. मेजर चंक है। एग्जैक्टली। तो पीपल लाइक रूपर्ट मर्डॉक, ये बेसिकली ग्लोबल किंग थे। ठीक है। एंड ऑल ऑफ दीज फैमिलीज जो 13 ब्लड लाइन्स की हम बात कर रहे हैं, ये एक ही देश से आती है मेजरली, यस, मेजर, विच सेज अ लॉट क्यों वो देश पूरी दुनिया पे कंट्रोल करता है। यू आर गेटिंग द आंसर्स। इनफैक्ट देखो, घूम फिर के रूट्स भले ही सबके अलग अलग हुए, बट मेजरली एक ही कंट्री पे आ गए। जैसे रूट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे रॉथस्चाइल्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो रॉथस्चाइल्ड्स वाज अराउंड द ब्रॉडर प्रोमिनेंस एज जब उनने लेना शुरू किया था, वाज बिटवीन द 1400s एंड 1600s, समवेयर अराउंड दैट टाइम। तो रॉथस्चाइल्ड्स में क्या हुआ था, जो मेयर रॉथस्चाइल्ड थे, जो पहला रॉथस्चाइल्ड था, तो ही प्लेड अ वेरी स्मार्ट थिंग। उनके 5 बेटे थे, क्योंकि पहले तो सब लोग ज़्यादा बेटे करते थे, सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह होता था। तो 5 बेटे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही एक्चुअली सेंट ऑल हिज 5 किड्स टू डिफरेंट कंट्रीज कि भाई तू फ्रैंकफर्ट से तू इधर से कंट्रोल कर, तू इधर कंट्रोल कर, तू अमेरिका में कंट्रोल कर, न्यूयॉर्क कंट्रोल कर। इस तरह से 5 जगह पर इन्होंने अपना ये चीज़ किया था। इन्होंने स्टार्टिंग यूरोपियन मार्केट से किया था उसको कंट्रोल करने का। अगर मेयर वाले के टाइम की बात करूं तो इट हैज बीन सेड, मतलब इनका पावर तब से डॉक्यूमेंटेड है। रॉथस्चाइल्ड्स एक ऐसी फैमिली थी कि जब नेपोलियन वॉर्स होते थे तब दे वर द डिसाइडिंग वंस कि कौन सी पार्टी जीतेगी।
राइट। अब कैसे होता था, तो ये लोग ना बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में पूरा कंट्रोल करके बैठे हुए थे। अब जब भी वॉर होगा तो उस समय पे वॉर के लिए रिसोर्सेज होता खाना पीना, बट वो खाना पीना और आर्म्स और आर्नामेंट्स के लिए भी पैसा लगता है, ठीक है। तो वो पैसा होता था क्रेडिट के बेसिस पे होता था, लोन सैंक्शनिंग पे। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि दो कंट्रियां लड़ रही हैं, ठीक है। आज भी ये चीज़ होती है बाय द वे, आज वो जो आप कंट्री बोल रहे हो वहाँ से होती है ये वाली चीज़, बट आज मान लो उस समय पे दो कंट्रीज की वॉर हो रही है। अब यहाँ पर मैं बैठ के मैं करता धरता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा गेम देख रहा हूँ, एंड दैट प्लेयर जो भाई यहाँ फाइट, अभी वो फाइट करो। अब मेरे देख रहा हूँ कि भाई ये वाली जो पार्टी है, राइट वाली पार्टी, वो मेरे पास आके बोल रहे हैं कि यार भाई अभिषेक भाई बहुत हो रहा है, अब एक काम करो, आप जो टर्म्स बोलोगे हम आपके लिए पूरी इकोनॉमी खोल देंगे, पूरी पॉलिसी आपके हिसाब से कर लेंगे, इसको रोक दो। अब मैंने इसको बोला कि भाई रोक दो, ये मान लो तेज चल रहा, नहीं हम तो इनको डिस्ट्रॉय करके रहेंगे। तो ये बंदा सिंपल सा क्या करेगा, बिकॉज अभिषेक भाई मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं बात कर रहा हूँ रॉथशाइल्ड्स की, रॉथशाइल्ड्स आर द फाइनेंसर्स फॉर बोथ दिस पार्टी। वो क्या करेगी, इसकी पूरे फाइनेंस ही कट कर देगी और इन लोगों को फुल ऑन फाइनेंस करती रहेगी। भाई तुम लाओ तोप के गोले लाओ, आग के गोले लाओ, सब कुछ लाओ। अब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये लोग पूरी तरीके से फ्रीज हो जाएंगे क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज ही नहीं बचे हुए हैं। अल्टीमेटली जीतना इसी को है। तो या तो ये अच्छे से मान जाए या तो ना माने। सुएज कैनाल में बोला जाता है रॉथशाइल्ड लोगों ने ही हेल्प करा था, उन्हीं का पैसा गया था, उससे हुआ था। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग है, जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंडिया में चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय पे इंडियन रेलवेज बनाने के लिए भी, कंस्ट्रक्शन के लिए जो बहुत सारा पैसा आया वो रॉथशाइल्ड के थ्रू सैंक्शन हुआ था। करेक्ट। सो आप ये देखो कि इन्होंने पूरा बैंकिंग को कंट्रोल कर लिया, कैपिटलिज्म। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब इन लोगों को ना जो वर्ल्ड ऑर्डर संभाल रहे हैं इनकी पॉलिसीज ही अलग रहती है। हम लोग पॉलीगैमी की बात करते हैं, हम ऑलीगैमी की बात करते हैं, ये लोग अपनी कजिन की कजिन से ही शादी करवा देते थे, अपनी ही फैमिली। इंटरब्रीडिंग क्यों? इंटरब्रीडिंग इसलिए करवाते थे कि भाई अपनी फैमिली की सीक्रेट्स, अपने फैमिली का पैसा अपने अंदर ही रहे। मतलब ये लोग तब से इतने स्मार्ट है कि दहेज और एल्यूमिनी वाले चक्कर में ही नहीं पड़े कि भाई अपने अंदर अंदर ही है, घर वाले ताऊ आके बैठा के समझा देंगे, अरे क्या अपना ही है, कर लो। सो दे एक्चुअली मेंटेन दिस थिंग। एंड पीआर पे इतना कंट्रोल है। जयेश आपने एक बहुत सही चीज कही कि पॉलिटिकल ठीक है, रिसोर्स ठीक है, लेकिन पीआर मीडिया पे कंट्रोल इतना बड़ा तगड़ा होता है। मैं लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग थोड़ा चेक करो और कमेंट्स में बताओ, गूगल करने के बाद आप जाके आज के बड़े बड़े लोग देखते हैं, बिल गेट्स के पास कौन से मीडिया का कंट्रोल है आप चेक करके बताओ, जेफ बेजोस के पास कौन सा कंट्रोल है आप ये देख के बताओ। एंड वाइडली हर जगह अवेलेबल है। हमारे देश में आप मुकेश अंबानी जी के पास कौन सा कंट्रोल है देख के बताओ, गौतम अडानी जी के पास कौन सा कंट्रोल है देख के बताओ। और मेरे हिसाब से मैंने ऑलरेडी 4-5, और एलॉन मस्क तो हम सबको पता है कहाँ है, आप ये बस 5 के नीचे कमेंट्स में एक बार बताओ, एंड यू वुड एक्चुअली अंडरस्टैंड कि दीज आर सम ऑफ द बिगेस्ट नरेटिव बिल्डर्स। एंड लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि मीडिया जो दुनिया है, अगर आप प्रिंट मीडिया ले लो, आप डिजिटल ले लो, आप टेलीविज़न जो मीडिया है, तीनों को ले लो, पैसा बहुत कम बनता है इनमें। इट इज़ लाइक कि वो शुगर केन क्रॉप की तरह है कि पानी आपको डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है। वंस अ वाइल आपको कभी उसमें प्रॉफिट मिल गया तो मिल गया। करेक्ट। स्टिल दीज पीपल ओन मीडिया, क्योंकि मीडिया वो काम करता है। मीडिया आपको बचपन से माइंड कंट्रोल कर रहा है आपका। इसका लाइव एग्जांपल देखो, जब कांग्रेस वाला केस चल रहा था अगेंस्ट बिल गेट्स, आप बोलते रहना, मैं एक नाम से सर्च कर रहा हूँ। हाँ, कांग्रेस वाला केस चल रहा था ऑन बिल गेट्स, तो उस समय पे बिल गेट्स को एक अखबार है वो छापती है, द मोस्ट कनिंग बिजनेसमैन ऑफ द एरा, द वर्स्ट बिजनेसमैन, नाइटमेयर, डेविल। 2 साल बाद ये कांग्रेस का ये चीज खत्म हो गया, वर्डिक्ट पास हो गया। 2 साल बाद सेम मीडिया हाउस, सेम न्यूज़पेपर छापते हैं, द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट इज बिल गेट्स, सबसे बढ़िया इंसान बिल गेट्स। अब ये लोग सोचने लग गए ये कैसे हुआ। लोगों ने बस जाके ये नहीं देखा कि उस 2-3 साल के अंदर बिल गेट्स ने स्टेक कहाँ पे लिया था। बिल गेट्स ने उस पर्टिकुलर मीडिया हाउस में स्टेक उठा लिया था। सो द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू कम अप विद दिस कि ये सारे, अगर आप बिलियनर्स देखें, सारे बड़े लोग देखें, समवेयर और द अदर दे आर एक्चुअली कंट्रोलिंग मीडिया। अपने देश में भी, जैसे जयेश आप खुद मीडिया बैकग्राउंड के हो, अपने देश में भी आज भी मैं अगर कहता हूँ आप लोग जाके प्रोमिनेंट टॉप 10 न्यूज़ चैनल्स देखो और आपको पता लगेगा कि उसमें 7 से 8 तो बायस्ड ही हैं। करेक्ट। बाकी 2 भी बायस्ड हैं, वो दूसरी तरफ बायस्ड हैं। सो देयर इज नथिंग लाइक अ न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन विच यू आर गेटिंग। आपको हर जगह पर एक बायस ही दिख रहा है।
एंड इनफैक्ट एक जो नाम मैं सर्च कर रहा था वो था स्काईडांस नाम की एक कंपनी का, Okay. विच वॉज अप टू लाइक लास्ट 2 साल तक इनके बारे में किसी ने नहीं सुना था। ये बैकग्राउंड में बहुत छोटे प्लेयर्स है, $100-200 मिलियन की कंपनी होगी कुछ, ठीक है। बट धीरे धीरे इन्होंने चीज़ें अक्वायर करना स्टार्ट किया। दे अक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मर्स, दे अक्वायर्ड कॉमेडी सेंट्रल, निकलोडियन, CBS न्यूज़, फ्री प्रेस, CSI, गॉडफादर, मिशन इम्पॉसिबल, Oh. एंड इवन इनकी बातें चल रही थी वार्नर को अक्वायर करने के लिए। नाउ Okay. उसमें नाउ देर आर सर्टेन थिंग्स कि नेटफ्लिक्स भी अक्वायर कर सकता है एंड ऑल ऑफ दैट, Correct. बट इफ दे आर मतलब वो कर लेते हैं वार्नर को अक्वायर, उनके अंडर आ जाएगा डिस्कवरी, HBO, HGTV, TBS, TNT, TLC, Wow. CNN, DC कॉमिक्स, सब आ गया। एग्जैक्टली। एंड इस जो इसे अक्वायर कर रहा है उस इंसान का नाम है जो स्काईडांस को ओन करता है, डेविड एलिसन, लैरी एलिसन का बेटा है ये। ओरेकल वाले। हाँ, एंड सबसे बड़ी बात, ये सब अक्वायर करने के बाद में व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग दैट दे विल अक्वायर, इसमें अभी तक सबसे बड़ी चीज नहीं आई है, What is that? टिकटॉक। Oh, damn. तो टेक्निकली ये इंसान लैरी एलिसन, डेविड एलिसन, ये बन जाएगा दुनिया का किंग अगर इसने ये सब कुछ अक्वायर यार कर लिया एक तो। इंटरेस्टिंग चीज, जस्ट बिकॉज तुमने ये बोली ना, मैंने ये देखा है लैरी वाले लोग ना बड़े खतरनाक होते हैं, हर जगह किंग बन जाते हैं। लैरी एलिसन हो गया, ये बंदे का नाम क्या है? इसी का नाम डेविड एलिसन है, इसके ये बेटे का नाम। तो लैरी एलिसन हो गया, डेविड एलिसन हो गया। लैरी फिंक करके एक बंदा है, लैरी फिंक वो बंदा है जो पूरा ब्लैक रॉक चलाता है। और मतलब लैरी फिंक भी बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है। मतलब जस्ट टू गिव योर ऑडियंस अ कंटेक्स्ट, मतलब ये ऑलमोस्ट बात थी 1998 के आसपास की, सॉरी 1988, 1 2 3, सो ये ऑलमोस्ट बात है 1988 की। तो लैरी फिंक भाई साहब किसी के साथ मिलकर ने सेटअप करा ब्लैक स्टोन नाम की एक कंपनी। ब्लैक स्टोन था पहले, पत्थर था, ठीक है, तो उसके बाद रॉक बना। तो उसके बाद क्या हो गया, ऑलमोस्ट 1994 में थोड़ी भसड़ हो गई दोनों पार्टनर्स के बीच में, बिकॉज ऑफ विच 1994 में इन्होंने ब्लैक रॉक सेट करा। अब ब्लैक रॉक भी, जैसे आप ये बोल रहे हो कि कंटेंट दुनिया में एक किंग बन जा रहा है पूरी दुनिया का नरेशन सेट करने के लिए, तो फाइनेंस की दुनिया में एक लैरी फिंक किंग बन गए 1994 में। जब लैरी भाई ने, लैरी फिंक ने कंट्रोल करना शुरू किया एंड उन्होंने ये एसेट बनाया। तो जयेश, मैं इंटरेस्टिंग पहले एक फैक्ट बताता हूँ आपको, मतलब ये थ्रू माई लाइव एक्सपीरियंस। ब्लैक रॉक के बारे में ना इंडिया में कोई बात ही नहीं करता था अप टिल द लास्ट 2-3 ईयर्स। मैंने जब से इसके बारे में बात करना शुरू किया, क्योंकि आज भी लोग आते हैं कि सर हमने आपका, जब कोई नहीं बोलता था आप ब्लैक रॉक के बारे में बताते थे 4 साल पहले, 5 साल पहले। जब मैंने बात करनी शुरू करी थी, ब्लैक रॉक के पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो था $9.2 ट्रिलियन। आज जब अपन बात कर रहे हैं इस डेट पे, $12.5 ट्रिलियन का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। मतलब इतने एसेट्स दुनिया के वो कंट्रोल कर रहे हैं। $12.5 ट्रिलियन। भारत की अर्थव्यवस्था कितनी, उससे 4 गुना ज़्यादा। करेक्ट। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था से 4 गुना ज़्यादा अगर एक कंपनी कंट्रोल कर रही है तो उसका आप पावर समझो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब अपन बात कर रहे हैं तो 21,000 से ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ हैं, 21,000 प्लस इनके एम्प्लॉयज़ हैं, विच आर स्टेशनड इन ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज, 70 इनके ऑफिसेज हैं। भारत में अगर बात करें तो बैंगलोर से ऑपरेट हो रहा है इनका, गुड़गांव से ऑपरेट हो रहा है, मुंबई में भी है। अडानी में तो इन्वेस्ट भी किया है ना यस, इनफैक्ट जियो के साथ इनका मर्जर है, जियो ब्लैक रॉक करके इनका एक मर्जर है जिसके थ्रू दे आर कमिंग विद म्यूचुअल फंड, ऑलरेडी आ चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसकी चल रही है। तो अगर आप ब्लैक रॉक के भी शेयर पावर पे देखो, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ किसी के पास $12.5 ट्रिलियन है, देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एसेट्स अगर कंट्रोल कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि जिनके पास अंधा पैसा है दुनिया में, अगर 3 ऐसे चीज़ हैं, 3 ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिनके पास अंधा पैसा है, तो पहला है ब्लैक रॉक, उनके पास है ऑलमोस्ट $12.5 ट्रिलियन एज पर डेट। दूसरा अगर मैं कहता हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है, दैट इज फिडेलिटी, नहीं सॉरी वैनगार्ड है, फिर फिडेलिटी है। तो पहला जिसके पास अंधा पैसा है वो है ब्लैक रॉक, $12.5 ट्रिलियन। दूसरा अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास है तो वह वैनगार्ड है। वैनगार्ड एक्चुअली ETFs जो होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इसका इनके पास इंडेक्स का सबसे बड़ा एक्सपोजर है। इनके पास ऑलमोस्ट है $10 ट्रिलियन का एक्सपोजर। ये $10 ट्रिलियन जो है ये एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसके अलावा $15 ट्रिलियन एसेट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन भी है, मतलब इनडायरेक्टली कंसल्टिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वैसा भी उनके पास $15 ट्रिलियन का है। और तीसरा जिसके पास है वो है वैनगार्ड, जिसके पास ऑलमोस्ट $5.5 ट्रिलियन से ज़्यादा का है। राइट। तो अगर आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट वो भी कॉन्सेंट्रेटेड इन 3 लोगों के पास ही हो गई ना। तो लैरी फिंक की जब मैं बात कर रहा हूँ, आप इनका अगर शेयर पावर देखोगे तो आप सोचोगे क्या है। एक बात बताओ, 1929 में एक चीज़ हुई थी जिसको कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है।
तब ना यूएस में बहुत मार्केट इधर उधर गिर रहे थे, हर जगह त्राही त्राही हो गई थी और बहुत सारे लोग परेशान थे, नौकरियां मिल नहीं रही थी। एंड उस समय पे आपको पता होगा कि यूएस इकोनॉमी को ऑलमोस्ट 25 ईयर्स लगे थे, कितने 25 साल, इन ऑर्डर टू रिकवर फ्रॉम दैट ग्रेट डिप्रेशन। उन 25 साल के बीच में ना किसी का रिटर्न बना, ना कोई पैसा बना, ना कोई चीज़ बनी हुई थी। बट आपको जान के हैरानी होगी, ये 25 ईयर्स के बीच में जो ये पूरा एक पीरियड बना हुआ था, उस टाइम पे उस समय पे फेड नहीं बना हुआ था। फेड की नीड उसी के बाद समझ में आई कि भाई पॉलिसीज ऊपर नीचे हो रही है, वी नीड अ सेंट्रल बैंक। उस समय पे पूरी गवर्नमेंट गई थी एक व्यक्ति के पास कि भाई आप कंसोर्टियम बिठाओ बिजनेसमैन का और हम चीज़ को बचाओ, एंड दैट पर्सन वाज नन अदर देन जेपी मॉर्गन। ओके, ठीक है, तो जिस प्रकार से उस समय पे जेपी मॉर्गन था जिसने सारी चीज़ें कंट्रोल करी थी, उसी हिसाब से एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था जिसको हम लेमन ब्रदर क्राइसिस बोलते हैं। दैट हैपेंड इन 2008। 2008 में जब सब कुछ गिरने लग गया तो सरकार किसके पास कंसल्टिंग के लिए गई थी पता है? लैरी फिंक के पास, कि भैया बताओ। पहला कॉल जो वॉरेन बफेट को लगा था वो लेमन वालों ने लगाया था। गवर्नमेंट ने भी बोला कि भाई कुछ करो, तो बिकॉज वॉरेन बफेट सर का क्या था कि उन्होंने अपने हाथ पहले बैंकिंग इंडस्ट्री में जलाए थे। एक सॉलोमन ब्रदर्स करके एक कंपनी थी जिसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लग गए थे कि भाई बॉन्ड मार्केट में इनने मैनिपुलेशन किया है, लेकिन वॉरेन बफेट सर तब तक फाइनेंस को लेकर बड़ा सॉलिड बिलीफ रखते थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेक लिया था। एट द एंड उनको ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि भाई अब जाओ, आप जवाब दो, आप स्टेक, आपको बना दिया सीईओ, अब आप जवाब दो। उस दिन से उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए, भैया ज़्यादा बड़ी बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी में पैसा लगाऊंगा नहीं। इसलिए जो लोगों को लगता है ना कि वो बैंकिंग फाइनेंस में ज़्यादा क्यों नहीं लगाते, वो इस चक्कर में ही नहीं लगाते हैं सॉलोमन ब्रदर्स। तो उनको जब कॉल किया था, भैया क्राइसिस हो जो भी हो, वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ मस्त खेल रहे थे, बोले मेरे को कोई मतलब नहीं है भैया, तुम लोग देख लो। बट उस समय पे ये लोग आए लैरी फिंक के पास कि भाई लैरी भैया हमको बचा लो। तो लैरी फिंक वाज द वन हु एडवाइज्ड कि भाई ये स्ट्रैटेजी बनाओ, ये सारी चीज़ें बनाओ। अगर आप इनकी शेयर पावर आप देखो तो ब्लैक रॉक के पास ना एक जादुई चिराग है और उसको कहते हैं अलादीन। एक्चुअली उस सॉफ्टवेयर का नाम अलादीन है। ये अलादीन कितने डेटा पॉइंट्स लेता है? ये बेसिकली 500 से ज़्यादा बिहेवियरल पैटर्न्स को स्टडी करता है। किस प्रकार के स्टडी? लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई सीईओ है, वो सीईओ अपना अनाउंसमेंट करने वाला है जो रिजल्ट का, वो स्टेज पे खड़ा वो अनाउंसमेंट कर रहा है। हम लोग तो वेट करेंगे ना, अनाउंसमेंट हो जाए, अच्छा है बुरा, उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे। इनके पास इतने डेटा पॉइंट्स है जिससे ये निकाल लेते हैं कि अच्छा उसने एक आंख उसकी फड़क रही है, दूसरे हाथ से वो ऐसे कर रहा है, इसका मतलब है कुछ बुरा बोलेगा। उससे पहले ही वो लोग सेल की पोजीशंस बना लेते हैं। दूसरी बात है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में भी इस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है। अलादीन इटसेल्फ, सिर्फ अलादीन की मैं बात करूं तो टोटल अगर मैं बात करूं तो ये मंथ ऑन मंथ $12 बिलियन के तो ट्रांजैक्शंस को ओवरव्यू करता है, ये सारी चीज़ें करता है। $12 बिलियन एवरी मंथ आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ ह्यूज। तो अलादीन जैसा इनके पास है। दूसरी चीज़ है जो बहुत लोगों को पता नहीं है, अब आज शेयर कर लेंगे तो बहुत लोग वीडियोस बनाएंगे इस पे। तो हम ETFs की बात करते हैं, आपके व्यूअर्स को मैं बता दूं, ETFs मतलब इंडेक्स को रेप्लिकेट करने वाली चीज़ है। इसको सबसे पहले कंसेप्ट 1974 के आसपास जॉन सी बॉगल करके हैं, उनकी एक बहुत अच्छी किताब भी है फाइनेंस में, जो इंटरेस्टेड है, बॉगल हेड्स करके, आप लोग वो पढ़िए। इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में बताते हैं। सरलता से समझो तो हमारे देश में जैसे निफ्टी और सेंसेक्स होता है, तो अगर मेरे को स्टॉक में नहीं लगाना है, मेरे को डायरेक्ट निफ्टी या सेंसेक्स में लगाना है, तो इंडेक्स फंड यूजिंग म्यूचुअल फंड अगर मैं करता हूँ तो उसको कहते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग। तो जो वैनगार्ड है वो जॉन सी बॉगल भाई साहब का कंसेप्ट था। उन्होंने बोला कि आपको किसी मैनेजर को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लो कॉस्ट एफिशिएंट पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग में बताऊंगा, हर महीने आपको करना है, ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पर भी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप, जैसे मैंने बताया कि वैनगार्ड 65,000 करोड़ तो अभी इनका पैसिव वे में इंडिया में ही इन्वेस्टेड है, 40+ कंपनीज के इधर। तो वैसे ही अगर आप देखते हैं ब्लैक रॉक के पास भी आई शेयर्स करके एक चीज़ है, आई शेयर्स, ठीक है। तो ये आई शेयर्स ETF भी एक ऐसी चीज़ है जो टॉप 4 ऑफ द वर्ल्ड में आती है। ओके, सो मोटा मोटी अगर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, आप अमेजॉन देख रहे हो, अगर आप अमेजॉन से ऑर्डर कर रहे हो, अगर आप एप्पल के फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हो, अगर आप मैकडोनल्ड्स में जाके खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप दुनिया की कोई भी बड़ी बोइंग में जा रहे हो, सब में स्टेक है ब्लैक रॉक का, सब में। ओके। तो अगर मैं नटशेल में इस कंट्रोल वाली बात करूं कि वर्ल्ड डोमिनेंस में कहूंगा तो ब्लैक रॉक इज हैविंग एन अपर हैंड, लेकिन इंडिया के मार्केट डोमिनेंस के हिसाब से बोलूंगा तो वैनगार्ड है। बिकॉज वैनगार्ड का डायरेक्ट जो वो 65,000 करोड़ इज स्टैगरिंग नंबर। अगर हम बात करते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स जिनके पास इतना ज़्यादा स्टेक होगा, हमारे देश में किसके पास होता है? LIC के पास होता है, मतलब सरकार के थ्रू LIC के पास रहता है। बट 65,000 करोड़ सिर्फ वैनगार्ड के पास है, विच इटसेल्फ इज करेक्ट इम्पेक्ट। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये लोग विद द अमाउंट, ये इनके पास इतना ह्यूज रिसोर्स, ह्यूज PR, ह्यूज सारे। ब्लैक रॉक के बारे में 5-6 साल पहले आपने किसी को बात करते हुए देखा भी नहीं होगा। करेक्ट। एंड सडनली, ठीक है,
इन्फ्लुएंसर्स फॉर द व्यूज़ कर रहे हैं, कोई दूसरे रीज़न से कर रहा है। मैं तो पहले से ही करता था ब्लैक रॉक के बारे में बात, तो नाउ यू वुड रियलाइज। तो आप देखो ब्लैक रॉक इतने टाइम से स्टेल्थ मोड में चलता रहा, 2008 के क्राइसिस में हेल्प कर रहा है, तो भी लोगों को नहीं पता। इतने ज़्यादा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। आप देखो ना यार, $9 ट्रिलियन अगर 3-4 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ और वो $12.5 ट्रिलियन हो गया है, मतलब क्या गजब गजब चलेगा। वैनगार्ड की अगर मैं बात करूँ, जो स्टॉक्स उन्होंने इधर होल्ड करके रखे हैं, Q1 का प्रॉफिट इज 52% इन इंडिया। 52%, आप सोचो। सो मैं क्या समझाने, हम डरा नहीं रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट ट्राइंग टू एजुकेट पीपल कि ये बेसिकली क्या हो रहा है। तो चाहे वो 13 ब्लड लाइन्स वाली फैमिलीज हों, चाहे ये बड़े बड़े बेहमत प्लेयर्स हों, ये लोग या तो मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया कंट्रोल के साथ रिसोर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, रिसोर्स कंट्रोल, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड ही हो रही हैं वहाँ पे। एंड द एक्सटेंट टू विच दे आर एक्चुअली कंट्रोलिंग इज एक्चुअली अफेक्टिंग योर डिसीजन मेकिंग। राइट, एंड इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं, जो उन्होंने बिल्ड करके रखा है। करेक्ट, दैट वाज एग्जैक्टली, इसी को तो हम कहते हैं कि हम लोग जो बोलते हैं कि मैट्रिक्स में फंस गए हैं, ये क्या है, यही तो है। मतलब अद्वैत वेदांता में जाते हैं तो उसको माया कहते हैं, बट अगर हम इस हिसाब से आदि गुरु शंकराचार्य वो बोल के गए, लेकिन आज के टाइम पे देखेंगे दिस इज द पॉप कल्चर के हिसाब से दिस इज द मैट्रिक्स, एंड वी आर एक्चुअली स्टक इनटू दिस थिंग। मतलब जो मैंने एक लोगों को टास्क दिया था मोबाइल वाला, दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट कि भाई टू व्हाट एक्सटेंट। हम सबको पता है कि 2024 में ऑक्सफोर्ड ने एक वर्ड निकाला, ब्रेन रॉट, कि भैया वो ऑफिशियल वर्ड निकाला कि भाई आप ये जो दिन भर डूम स्क्रॉलिंग बोलते हैं ना, डूम स्क्रॉलिंग और ये कर रहे हो, आपका दिमाग खराब हो रहा है। वर्ड ऑफ द ईयर है ना, वर्ड ऑफ द ईयर है, एग्जैक्टली, वर्ड ऑफ द ईयर बन रहा है ब्रेन रॉट। अब बोलो, बट स्टिल पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि वी हैव बिकम सो कन्विंसिंगली। अब इस पे ना मैंने एक जगह पे एक, जस्ट टू एंड अप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज, कि मैंने एक जगह पे एक बढ़िया चीज़ पढ़ी थी, सोचने पे मजबूर कर देती है, पता नहीं लोगों को सोचना पड़ेगा। उन्होंने ये चीज़ कही थी कि आपके कन्वीनियंस से बड़े लोग और बड़े हो रहे हैं और आप और गरीब हो रहे हैं। आपके कन्वीनियंस से बड़े लोग और बड़े हो रहे हैं और आप और गरीब हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब से फूड एग्रीगेटर ऐप्स आ गए, हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया। उनके जो मालिक है, उनने कमीलियाज में घर ले लिए, 7-8 लग्जरी गाड़ी ले ली, सब कुछ ले ली, लेकिन हमने अपनी हेल्थ ऐसे डिस्ट्रॉय कर ली कि मेडिकल बिल्स में अपन लोग फंस गए। करे क्या हो गया, हमारी कन्वीनियंस तो आ गई, लेकिन हमारी आदतें बिगड़ गई, वो तो पैसा बना गए, हम फंस गए। जकरबर्ग को एक बार जब उनका इंटरव्यू देखा गया, तो वो देखा जा रहा है कि भाई वो बंदा खुद कह रहा है कि मैं ज़्यादा देर फेसबुक पे नहीं बैठता, और उनके लैपटॉप के कैमरा के ऊपर एक वो स्टिकर लगा हुआ है, क्यों, सो दैट द प्राइवेसी इज मेंटेन्ड। एंड ही डाउट्स कि टेक्नोलॉजी के किसी पे जोर नहीं है भैया, क्या पता मेरे पर्सनल चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही होंगी, बट हम लोग उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा एडिक्टेड होकर घूम रहे हैं। सो बेसिकली बड़े लोगों का काम यही है, एंड दिस इज हाउ दे आर क्रिएटिंग दैट ऑर्डर। करेक्ट देव, उनका बेसिकली काम ये है कि आपको कन्विंस करना कि ये आपकी ज़रूरत है, बट वो आपकी ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए ये जो EMI कल्चर है, EMI इकोनॉमी है, ये इतनी ज़्यादा बढ़ते जाती है। जो इंस्टेंट लोन्स के जो ऐप्स आ गए हैं, ये इतने ज़्यादा उसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि एवरीवन वांट्स टू हैव आईफोन, वांट्स टू हैव मैकबुक, सबको सब कुछ चाहिए। करेक्ट, बट देन यू डोंट रियलाइज कि आफ्टर अ पॉइंट, अगर ठीक है काम के लिए आप यूज़ कर रहे हो तब तक इट्स फाइन, बट बहुत सारे लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए यूज़ करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। एंड वो कब आप उस ट्रैप में फंस जाओ, यू नेवर नो। कितने सारे एग्जाम्पल्स है जो ये चाइनीज लोन ऐप्स होते हैं, उसमें कितने लोग फंस जाते हैं। मैं आज भी फंस रहे हैं। किसी का एक वो वीडियो आया था ना बीच में, 90 करोड़ उसने 90 करोड़ था, 90 लाख था, 90 लाख था, 90 लाख उसने लगा दिए। मतलब इतना कितना क्रेज है। सेम इज हैपनिंग विद ये अभी तो गवर्नमेंट ने इस पे इंटरवीन किया फैंटेसी गेमिंग एप्स में। क्या हो रहा था, मतलब पीपल वर जस्ट गेटिंग स्वेड अवे। लॉजिकली सबको पता है 21 दिन में पैसा डबल नहीं होगा, लेकिन स्टिल पीपल वेंट इनटू दैट वे। तो यार जयेश, वही चीज़ हो रही है कि एट द एंड कैपिटलिज्म है, सामने वाले को कमाना है, या तो आपके अटेंशन से कमाएगा, आपके वेल्लेपंती से कमाएगा, या तो आपके जेब से ही काट के वो कमाएगा। Correct. तो वो जो वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, इनफैक्ट देखो अब क्या हो जाता है कि व्हेन वाई कुछ लोगों के कॉन्स्पिरेसीज लगती हैं, बिकॉज सम पीपल आर ओवर इन्वॉल्व ऑन द अदर साइड। फॉर एग्जाम्पल, जब ये 13 ब्लड लाइन्स वाली किताब लिखी गई थी, अराउंड द इल्यूमिनाटी एंड द 13 ब्लड लाइन्स, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऑकल्ट का एस्पेक्ट आ गया था। Correct. तो ये जब ऑकल्ट वाली चीज़ आ जाती है, तो एक बहुत ही हाइपर प्रैग्मेटिक इंसान वो सोचता है कि यार ऑकल्ट वॉकल्ट है तो मतलब ये तो फालतू का, ऐसा कुछ नहीं है, तो ओवर डिपेंडेंसी हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है ना, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं लोगों से बोलता हूँ, जाके आप आज से काफ़ी साल पहले का आप ये देखिए, जो हमारे सेंट्रल बैंक का जो लोगो है, आप वो चेक कीजिएगा, और जो कॉलोनियल रूल पे था
उस समय पे आप चेक कीजिएगा क्या था, आपको एक कॉमन चीज़ दिखेगी। क्या दिखेगी? दोनों जगह पे पेड़ बदल गए हैं, एक में पाम ट्री था, एक पेड़ बदल गया, और शेर की जगह टाइगर हो गया, बाकी तो सेम चीज़ चल रही है। सेम अगर आप देखोगे प्रोमिनेंट बहुत सारी जगहों पे आय वाले कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा किया जाता है, पिरामिड शेप्स को बहुत ज़्यादा कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ऑकल्ट जुड़ा हुआ है, सिंबलिज्म पे हम बहुत ज़्यादा ओवर एम्फोसाइज कर देते हैं। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वो डिस्कस नहीं करना चाहते। वो नेक्स्ट पार्ट जब होगा तब हम वो वाले एस्पेक्ट्स को भी कवर करेंगे कि डू दी सिंबल्स रियली मैटर समथिंग, क्या इसका इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है, क्या यहाँ पर कॉमन पैरेलल्स देखा गया है। आज हम वो मिस्टिकल वाला एलिमेंट पे बात ही नहीं कर रहे हैं, बट जो प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पर हमको दिख रही हैं कि XYZ परसेंटेज कंट्रोल हो रही है बड़े लोगों से। हमको क्लियर दिख रहा है कि आज भी जितने लोग टॉप पे बैठे हैं वो मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। जो टॉप पे आना चाहते हैं वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। आप खुद देखो, अगर भावेश अग्रवाल की बात करें, वो अच्छा खासा एग्रीगेटर ऐप चला रहा था, बट आज कम लोगों को पता होगा, लोगों को बता दे कि भाई उनके पास एक यूनिकॉर्न भी है विच इज कॉल्ड कृत्रिम, और ये AI बेस्ड उनका ऐप है। बेसिकली 20 डिफरेंट मल्टी लैंग्वेजेस में ये वाली सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ही ऑल्सो रियलाइजेस द पोटेंशियल। सेम अगर आप सारे बड़े बड़े लोगों को देखो, अगर हम बात करते हैं कि भाई रिलायंस की अगर बात करते हैं, रिलायंस ऑलरेडी पेट्रोकेमिकल्स में बहुत बढ़िया कर रहा था, देयर वाज नो नीड, बट आज वो सबसे ज्यादा सेंट्रिक जा रहे हैं डेटा पे, बिकॉज डेटा इज एक्चुअली चेंजिंग द गेम। सो द बिग, इवन बिल गेट्स की अगर बात करें, बिल गेट्स इज नो मोर द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर होल्डर, वो यूएस में सबसे बड़ा रियल एस्टेट होल्डर बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसको वहां पर GMOs का बड़ा कंसेप्ट होता है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो वो सीधे फूड सिस्टम में घुसना चाहता है। उसे पता है कि भाई इधर से सीधे, इनफैक्ट बिल गेट्स पे एलिगेशन भी है कि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ जब वो इंडिया में आए थे 2016 और 18 के बीच में काफी टेस्ट किए गए हैं, जिसमें इन्हें जबरदस्ती थप्पा लगवा के लोगों से सिग्नेचर ले लिया और काफी सारे फीमेल्स की डेथ भी हुई है। राइट। बट अगेन PR से उस चीज़ को हटा दिया गया है। तो सो द पॉइंट इज, इवन हमारे देश में भी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके जब कार्गोस जा रहे थे तो उससे ऑयल स्लिपेजेस इतने हुए हैं, एनवायरमेंटल डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है, बट जिसने भी उसके अगेंस्ट पे क्लियर आवाज़ उठाई उनको दबा दिया गया, उनको मिटा दिया गया है। तो वो वहाँ पे दबा दिया गया है। राजीव दीक्षित जी के साथ भी यही चीज़ हुई थी, बिकॉज ही वॉज वेरी प्रो स्वदेशी एंड एंटी MNCs, तो कहीं ना कहीं उनको दबा दिया, अगेन अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ PR। अरे सबसे बड़ा दुर्भाग्य आप देखो PR के साथ कैसा क्या पूरा गेम खेला जाता है। अभी हाल फिलहाल में आप ये देखो, मतलब PR प्लेस ऑन बोथ द सेंटर्स। अभी अचानक से अगर हम देख रहे हैं, हम जब बात कर रहे हैं, तो देयर हैड बीन अ मैसिव PR फॉर वन फुटबॉलर विच इज मेसी। और सोचो उतने लेवल का 150 करोड़ का PR अगर हमारे खुद के चेत्री जी के लिए किया जाता, जो इज अ फिनोमिनल फुटबॉलर। अगर आप फुटबॉल स्कोर्स की बात करें, टॉप 4 में आ रहे, वो टॉप 4 में, बट हमारे देश में उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। तो उनको मेसी की जर्सी पहना के खड़ा मेसी कर की दिया जर्सी वहाँ पे। उनको पहनाया जा रहा है, और जुबा केसरी ऐसे ही आ जा रहे हैं वहाँ पे, और उसके बाद वो कौन है, अभी जिंदा हूँ, भी ऐसे ही आ जा रहे हैं वहाँ पे, और मतलब ये लोग आ जा रहे हैं, और उसके बाद बाकी भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स लोग आ जा रहे हैं, वो कैजुअल्स में आ रहे हैं। एंड इनको जिनको इतने रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, आई थिंक दे रियलाइज दिस थिंग। अच्छा, एक चीज़ में मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, आई हैव सीन दिस थिंग, द वे मुंबईकर्स डील विद थिंग्स। प्रोज एंड कॉन्स आर डिफरेंट, वो ठीक है, सब में हम नुक्स निकाल सकते हैं, बट मुंबईकर्स की एक मेरे को अच्छी आदत लगती है, दे चीयर फॉर द डिजर्विंग पीपल। आप ये जो पूरा मेसी वाला इंसिडेंट हुआ है, आप कोलकाता में कैसा हुआ है आप वो देखो, हैदराबाद में जो कि लास्ट में ऐड हुआ है हैदराबाद, ठीक है, वो देखो, विच इज ऑल्सो गुड, बट द वे मुंबई में हुआ है, एंड मुंबई में डिजर्विंग, फॉर एग्जाम्पल व्हेन सचिन तेंदुलकर ऑल्सो केम, उनको जिस हिसाब से अप्रिसिएशन मिला है, दैट वाज ऑल्सो वेल डिजर्विंग। वो बात अलग है कि जब बाकी तीनों के लिए बूइंग हुई, जो पता नहीं कौन थे, बप्पा मोरिया आ गया, बट दैट इज 1000 IQ भाई। एक पॉलिटिशियन ही वैसा सोच सकता है। मतलब जस्ट इमेजिन, कहीं मतलब आप सोचो ऐसे हो, हम क्या करें भैया सीधे। तो आई मीन ऑब्वियसली हाँ, ये पॉलिटिशियन ही कर सकते हैं। तो बट यू नो मुंबई की, क्योंकि आप तारीफ कर रहे थे मुंबई के क्राउड की, मुंबई के क्राउड ने सुनील छेत्री के लिए भी चीयर किया। यस, मैं वही कह रहा हूँ। एंड इनफैक्ट पूरा जब इवेंट खत्म हो गया, मुंबई के क्राउड ने मुंबई पुलिस के लिए चीयर किया, बिकॉज़ इट डिजर्व्ड। मुंबई पुलिस डिड डिजर्व। भाई जिस हिसाब से डिसिप्लिन वे में कंट्रोल किया है, क्या आपको नहीं लगता कि धक्का मुक्की होगा तो पुलिस वालों ने ऐसा किया होगा? सब किया होगा, बट मुंबईकर्स रियलाइज कि दिस वाज नीडेड। एंड आई फील कि जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है इन, मतलब इंडिया में अक्रॉस सिटीज स्टेट्स, आप कुछ भी बोल लो, मुंबई में ये हमेशा सबसे वेल मैनेज होता है बिकॉज ऑफ मुंबई पुलिस। आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत के आया, वो जो क्राउड आया था मरीन ड्राइव पे, आई मीन दैट वाज डेथ क्राउड, दैट वाज मैनेज्ड। या दैट वाज मैनेज्ड। और RCB जब जीती है
बैंगलोर में क्या हुआ है हमें पता है। तो यस, तो यू नो वी आर नॉट ट्राइंग टू कंपेयर, वी आर सेइंग कि भाई jurisdictions policy makers should learn कि मुंबई किस हिसाब से संभाल रहा है भाई ये वाली सारी चीजें। दैट इज समथिंग विच वी शुड अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है अब बोलोगे इंफ्रा इधर का अच्छा भैया इधर भी वाटर लॉगिंग होती है। हाँ। आप बोलोगे इधर ट्रैफिक नहीं मिलता भैया आप प्रॉपर मुंबई निकलो, मेन टाइम पे निकलो, आपको सब तो उधर भी सारी चीजें हो रही हैं Flaws तो है। सारी हैं, बट द वे दे मैनेज। मुंबई में एक और चीज, जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, सबसे बढ़िया है यार अगर आपका बस है पीछे भले लाइन है, एवरीबडी गिव्स देम अ चांस, एक एक करके वहां पे जा रहे हैं। इट इज नॉट लाइक बीच में करके वो काट पीट के निकलते, दैट इज नॉट द ट्रेंड ओवर हियर। इनफैक्ट मेट्रो में आप देखो ना, जब मेट्रो में आना जाना होता है तो लोग अपने बराबर वो साइड से निकलते हैं, जिसको अंदर घुसना है वो बीच से निकलता है, तो सबका सब कुछ हो रहा है। मैं बताता हूँ सबसे ऑड ये था कि मैं और मेरे साथ सारे मुंबईकर वाले थे एंड वी वर इन अनदर बिग सिटी। तो वहाँ से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना शटल। अब मुंबईकर एंड मुंबई वाले कि भाई अपना वो एक लाइन बना के एक एक करके जाएंगे, भाई बाकी वाले जो दूसरे थे एक एक करके घुस के शटल ही भर गई। यार क्या चल रहा है, पीछे खड़े होने वाला, अरे भाई साहब बैग इधर रख दिया। और वो तो छोड़ो, मुंबईकर्स एटलीस्ट दे हैव दिस डिसिप्लिन कि अगर आप बस के अंदर बैठे हो कहीं पे साइड में अगर ओल्ड वुमेन दिखी या कोई इस तरह वुमेन दिखी तो आप उसको जगह देते हो, दैट इज वन। यहाँ तो सीन ही अलग है, यहाँ पर सूटकेस रखा हुआ है और भाई सूटकेस रखा ही हुआ है भाड़ में, जैसे सामने वाला खड़े रहे। तो ऑब्वियसली आई सी दैट सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन। एग्जैक्टली, मुंबई इज दैट, यहाँ का खासियत यही है ना कि मतलब कितना भी केओस हो जाए अगले दिन एवरीवन नोस कि काम पे जाना है, काम पे जाना पड़ता है, और काम पे जाने के लिए जितना पॉसिबल होगा वो करेंगे। तो वो लाइफ चलते रहती है, एंड दैट इज गुड, दैट इज हाउ इट शुड बी। वरना तो हर जगह डिसरप्शन चलता ही रहेगा। 26/11 हुआ, 3 दिन तक मुंबई बंद है, 14 दिन से मुंबई वॉज रेगुलर। सब वो आतंकवादी मारे गए, कसाब पकड़ा गया, लोग वापस से ट्रेन में वही जा रहे हैं, किसी को कोई वो यार दैट इज द ब्यूटी ऑफ मुंबई। एंड इनफैक्ट आई वुड से हर जगह से कुछ सीखना चाहिए। फॉर एग्जांपल सूरत और इंदौर से आप क्लीनलीनेस सीख सकते हो। लास्ट 8-9 साल से जिस हिसाब से क्लीनलीनेस रखते हैं वहाँ से सीखिए। मैनेज किस तरह से सारी चीज़ों को केओस के बाद भी करना चाहिए, मुंबई से सीखिए। जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड अराउंड द फुटबॉल इवेंट एंड द अदर इवेंट्स, वो आप वहाँ से सीखिए। अगर आपको ये सीख मतलब एवरीवेयर अगर आपको देखना है कि टेक हब कैसे बनता है तो आप बैंगलोर जाके उस चीज़ को सीखो कि भैया टेक्नोलॉजी का हब कैसा बनाया गया है, आप वहाँ से सीखिए। अगर आपको ये सीखना है कि कौन सी एक ऐसी मशीन होती है जो टेम्परेचर भी बता देती है तो उसके लिए आप दिल्ली चले जाइए। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो आप वहाँ से और पानी डाल के सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, तो वो आप दिल्ली चले जाइए। तो आपको हर जगह से कुछ ना कुछ तो सीखने मिलता है। आई थिंक दैट इज नेसेसरी। अपन बहुत इधर उधर हो गए, बट ठीक है, दैट इज द वो कॉन्वर्सेशन पॉडकास्ट वही होता है, इट इज नॉट अ इंटरव्यू। बट इतनी सारी बात कर ली, इसके बाद में जो एक चीज़ रह जाती है जो हमने एक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करनी थी। नाउ दैट बिकॉज ये एपिसोड रिलीज होगा समवेयर अराउंड की ईयर एंड ईयर स्टार्ट के आसपास, तो व्हाट आर द यार देखो 2026 की अगर मैं बात करूं तो 2026 में एक चीज क्लियर है कि गोल्ड का जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट होगा, और उसका कॉमन सेंस वाली चीज है। गोल्ड का वैल्यू अप्रिशिएट इसलिए होगा कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़नी ही है, एंड जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी रहती है तो बड़े इन्वेस्टर खोजते हैं सेफ हेवन्स, और सबसे सेफेस्ट हेवन आज तक जो उनको मिला है जहां पर वो अपना पैसा डिप्लॉय करते हैं, गोल्ड। अगेन डिमांड एंड सप्लाई का पूरा खेल हो जाता है। जब इतनी ज़्यादा डिमांड आती है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। ग्लोबल टेंशंस बढ़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल इशूज बढ़ रहे हैं, ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं रहता, अनसर्टेनिटी रहती है, तो कहीं ना कहीं ये एक सबसे ज़्यादा फेवरेबल चीज़ बन जाती है। दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज अगर आप देखते हैं तो बैंक ऑफ जापान से एक और सिग्नल आ रहा है। बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट फ्लक्चुएशन जो हम बात कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 15-20 साल बाद यहां पर देखा जा रहा है, विच इज क्रिएटिंग पैनिक कि इसके कारण क्रैश होगा। नहीं, क्रैश नहीं होगा। इमर्जिंग इकोनॉमीज में पैसा आता है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो वो द लास्ट 80-90 डेज FIIs सिर्फ बेच के जा रहे हैं, DIIs उसको खरीदते जा रहे हैं, लेकिन ये एक क्लियर कट अच्छा सिग्नल है जिसके चक्कर में FIIs आएंगे। तो 2026 में मेरे हिसाब से अगर सबसे सेफ और सबसे प्रिफर्ड जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देंगे वो होंगे ब्लू चिप्स। वाई? बिकॉज एक सिंपल सा है कि ब्लू चिप्स मतलब बड़ी बड़ी कंपनी है जो वेल एस्टैब्लिश है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बिकॉज एक सिंपल सा है, जब भी बाहर के इन्वेस्टर आता है ना तो वो चांस नहीं लेना चाहता है। एक तो पैसा बहुत बड़ा होता है, तो जब जो बंदा सीधे 10,000 करोड़ डालना चाहता है वो 500 करोड़ की कंपनी में नहीं डालेगा, तो उसको चाहिए भी कि भाई मैं एब्जॉर्ब हो जाए उस हिसाब से पैसा। तो वो चीज़ है। तीसरा जयेश, एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरी थ्योरी है जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म पे।
जितने भी स्टॉक मार्केट के लोग हैं वो सोचते होंगे कि यार ये हमारा मार्केट क्रैश बुरी तरीके से क्यों नहीं होता। उसका सिंपल सा है, क्योंकि एक कंसेप्ट होता है अनइंटेंडेड इनफ्लोज हो रहे हैं हमारे बाजार में। इसको समझाता हूँ। आप SIP करते हो जयेश? हाँ, ठीक है। कितने टाइम से कर रहे हो SIPs? 6-7 मंथ। 6-7 मंथ, ठीक है, बहुत बढ़िया। खुद से कर रहे हो? हाँ। ठीक है। टोटल कितने फंड्स में किया हुआ होगा? अमाउंट नहीं पूछ रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ फंड्स। 4-5 या 6 एट मैक्स। 6 के आपको प्रॉपर नाम पता है? ना मतलब मोटा मोटा पता है। हाँ। उनके कौन मैनेजर्स है वो पता है? नहीं, ठीक है, मतलब देखा होगा पर ऐसे याद नहीं है। हाँ। कौन से एग्जैक्ट स्टॉक्स में उनका एक्सपोजर है वो पता है? नहीं। ठीक है, नहीं पता। उसका क्या एग्जैक्ट एक्सपेंस रेशियोज हैं वो पता है? कुछ का पता है, कुछ का पता है, कुछ का नहीं पता है। कितने बड़े सबके AUM है वो पता है? नहीं। पता। ठीक है, मैं लोगों को मुझे लाइव एक्सपोज कर दिया भाई। अरे मैं एक्सपोज नहीं कर रहा। मैं यही पॉइंट कह रहा हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ। इसको कहते हैं अनइंटेंडेड इन्फ्लोज। हमें Okay. पता ही नहीं है, बट बस हमको पता है कि SIP इज अ गुड मैंने थिंग। तो उसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि सेफेस्ट है। तो ये सिर्फ आपने नहीं किया है। सोचो, अ वेल रेड पर्सन, एंड आप गलत भी नहीं कर रहे हो, आप सही कर रहे हो कि सही है, एसेट एप्रिसिएशन करना है, मेरे को अपना नेटवर्थ बढ़ाना है, तो मैं कर रहा हूँ कि भैया सोते सोते भी आने वाले 15 साल में मेरे को 15% का CAGR मिल जाएगा, तो मैं तो खुश हूँ भाई। इसीलिए कर रहे हो, करेक्ट। और उसको बढ़ाते जाओगे जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी। तो इसी को कहते हैं अनइंटेंडेड इन्फ्लोज। अब मुझे ये बताओ, आपको फर्क पड़ेगा कि भाई मार्केट में आज अचानक से 2% की गिरावट आई, कल 5% का चढ़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आपका जो हर महीने कटना है वो आप काटोगे ही। करेक्ट। वो तो मैं देख भी नहीं रहा मार्केट में क्रैश हो रहा है नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड अनइंटेंडेड इन्फ्लोज। तो आप टेंशन मतलब, आपको एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ। 24,000 करोड़ हर क्वार्टर ऐसा ही आ रहा है। ओके। हाँ, तो आप उस 24,000 करोड़ में के अंदर आ रहे हो। पैसे की बात कर रहा हूँ, आपका जो भी पैसा है वो उसके अंदर आ रहा है। तो अनइंटेंडेड इन्फ्लोज भारत में इतने हो रहे हैं ड्यू टू अवेयरनेस, ड्यू टू अनदर इंटरेस्टिंग थ्योरी। मैं आपको बताता हूँ, आपकी ऑडियंस पे ये भी मैंने कहीं नहीं बोला, आपको बताता हूँ। आपको पता है आने वाले 15 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट में रिटेल नॉर्मल इंसान और पैसा डालेगा? पता है क्यों? क्योंकि बर्थ रेट डिक्लाइन हो रही है। अब वो बोलोगे ये क्या सीन है? हाँ। अब इस चीज को समझो। ये मानते हो ग्लोबल बर्थ रेट तो ऑन अ डिक्लाइन, अगर मैं ग्लोबल की बात करता हूँ, इंडिया में भी इन मेट्रोज एंड वेल एजुकेटेड स्ट्रीम्स में बर्थ रेट डिक्लाइन दिख रही है। मैं ओवर और होलिस्टिक नहीं ले रहा। नहीं, ये तो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है कि वो डिक्लाइन हो रहा है। ये डिक्लाइन हो रही है। मुझे एक चीज आप नोटिस करना, एक आम इंसान जो भारत में पैदा होता है, शादी करता है और बच्चे करता है, उस व्यक्ति का ऑलमोस्ट 50 to 60% पीक करियर का पैसा उसके बच्चे पे लगता है। ट्रू। अब वो 50 to 60% अगर वो बच्चा नहीं करेगा तो उस पर नहीं लगेगा। डिंक्स, डबल इनकम, डिंक्स, हाँ बिल्कुल वही चल रहा है, वो नहीं लगेगा। अब जब ये डिंक्स वाला कंसेप्ट बोले, ये लोग क्या चाहते हैं? हम पूरा दुनिया घूमें, हम मजे करें, हम ऐश करें और बच्चा नहीं करें, करेक्ट। अब ये मजे करते करते साथ जो ये कंसेप्ट इतनी बड़ी सोच वाले हैं, ये प्रैक्टिकल थिंकर्स हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी सोचते हैं। करेक्ट। हाँ। तो ये जो एडिशनल 50% वाला कॉर्पस है, इसके पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं, गोल्ड, रियल एस्टेट और तीसरा हो गया इक्विटी या म्यूचुअल फंड। तो ये पैसा का भी एक मेजॉरिटी चंक इज गोइंग, बिकॉज हमारे देश में हो रहा है डिजिटलाइजेशन एंड फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ वेरियस एसेट्स। ओके। तो ये पैसा, मतलब हम इस एंगल से सोच ही नहीं रहे। सो नोइंगली और अननोइंगली हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहती है बिकॉज ऑफ दिस। एग्जैक्टली। तो ये पैसा आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ 2026 में क्रैश नहीं आएगा, डिप जरूर आएंगे। बट डिप्स तो आते ही रहते हैं, वो तो होता ही रहता है। बट हाँ, मतलब जैसे हो सकता है हमने 2025 में शायद ऐसा डिप ना देखा हो, 24 में नहीं हो, तो रिलेटिवली लोगों को शॉकिंग लगेगा, ये यार 10% कैसे गिर गया। बट आपको उतना बड़ा फॉल नहीं दिखेगा। पर मैं ये भी बता दूं कि हम सब एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो हमारा पैदा हुआ टाइम बॉम्ब नहीं है, अमेरिका का। उसको डेड टाइम बॉम्ब बोलते हैं। जो ये लोग नोट छाप छाप के, और कोई भी प्रेसिडेंट उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता है, वो पास इन द पास चलता है और कोई इसको रिजॉल्व नहीं करेगा। ये आपको और मुझे नहीं पता ये बम कब फूटेगा, एक दिन फूटेगा, और मेरे हिसाब से हमारे ही काल में फूटेगा। मतलब हम लोग जब तक जिंदा है तब तक वो आप बोल नहीं सकते कि आज से 2 साल में 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल कल फूट जाए, वी डोंट नो, ठीक है, वो हमको नहीं पता। बट हो सकता है अपने बुढ़ापे तक वो फूटेगा, ठीक है। वो सबसे बड़ा कार्नेज करेगा। जयेश, मैं हैरान नहीं होऊंगा कि जिस दिन ये चीज स्टॉक मार्केट में हो गई, जिस दिन ये US का बबल फटा,
उस दिन हमारे स्टॉक्स हाई से स्टॉक मार्केट 80-85% भी गिर सकता है। 80-85%। उसका रीजन मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है। हम देखते हैं थोड़े बड़े बड़े क्रैशेस। सबसे पहली बार जो हमको अच्छा बड़ा वाला क्रैश, इंडिया की बात करो, 1929 नहीं जा रहा हूँ, वो था 2000-2001 .com बबल आया हुआ था। तब एक भारी भरकम सेलिंग हुई थी। करेक्ट। जब रियलाइज हुआ था कि ये बबल बहुत बड़ा हो गया है इस तरह से, उस समय पे टॉप से ऑलमोस्ट 37-38% गिरा, रिकवरी हुई, ये चलेगा। नेक्स्ट जो एक बहुत बड़ा फॉल आया वो 2008 में आया, 2008 लेमन क्राइसिस। तब जो हमको ऊपर से नीचे का डिफरेंस दिखा था वो ऑलमोस्ट 54-55% का था। ठीक है, डिफरेंस क्या हो गया? उधर 37-38, इधर 54-55 या 60% का डिफरेंस ये था, द यूज ऑफ मशीन्स, द यूज ऑफ AI एंड यूज ऑफ एल्गोरिदम्स। ये 2008 में बढ़ गए थे। एंड मशीन्स के पास इमोशंस नहीं होता। मशीन्स ने अगर डिसाइड किया कि 100 रुपए की चीज़ 90 पे आएगी तो हम बेच देंगे, 90 की चीज़ 70 पे आए तो बेच देंगे, मैक्सिमम एक आखिरी मशीन है 70 की चीज़ 60 पे आए तो बेच देंगे, तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता है। राइट। और एट प्रेजेंट मोर देन 90% इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक मार्केट में इंसान नहीं कर रहे हैं, वो मशीन्स कर रहे हैं। इंसान इज जस्ट मॉनिटरिंग, मशीन कर रहा है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मशीन ही कर रहा है तो ये उस टाइम तक जब भी ये नेक्स्ट आएगा, हम ऑलरेडी 58% का डाउनफॉल देखे हैं, तब तो हर स्टॉक, हर मेजर इंडेक्स में ये चीज़ लगी होगी। राइट। तो भयंकर सेलिंग होगी। सो दिस इज समथिंग। वो कब होगी हमें नहीं पता। इसलिए जितने लोग इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से हैं, डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, में कभी नहीं बोलता 100% आपको इक्विटी या म्यूचुअल फंड में रहना चाहिए। मैं हमेशा कहूँगा, जो वॉरेन बफेट सर डाइवर्सिफाई बोलते हैं वो स्टॉक्स पे बोलते हैं, मैं कहूँगा डाइवर्सिफाई और एसेट्स। आप थोड़ा सा गोल्ड में रखो, आप थोड़ा सा रियल एस्टेट में रखो, आप थोड़ा सा बॉन्ड्स में रख लो, आप थोड़ा सा फिक्स डिपॉजिट भी रख लो। कुछ लोगों ने फिक्स डिपॉजिट को बदनाम करके रख दिया है, हमारे ही कुछ इन्फ्लुएंसर भाइयों ने बदनाम करे। बट लोगों को ये समझना पड़ेगा, फिक्स डिपॉजिट वाज नेवर एन एसेट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। करेक्ट। वो इमरजेंसी फंड, इट वाज कैपिटल प्रोटेक्शन। वो सिर्फ उसके लिए है कि कल को अगर मैं अचानक से कहीं फंस गया तो अचानक से मेरे को मिल जाए। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया सेविंग अकाउंट में फिर क्यों ना रख लें, अगर ये रखना है, क्योंकि सेविंग अकाउंट पहली बात 2% से ज्यादा रिटर्न नहीं देगा, करंट अकाउंट में कुछ नहीं देगा। यहाँ पर 6.5%, बोले 6.5 तो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होगा, अगेन हम प्रिजर्वेशन के लिए कर रहे हैं, बट तो भी सेविंग्स में नहीं, क्योंकि तुम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी चुल होती है। अचानक से अमेजॉन बिग बिलियन सेल आएगा, तुम्हारे अकाउंट में 20,000 दिख रहे हैं, पूरे 20,000 के 18,000 गायब हो जाएंगे। तो ये चीज़ होती है। एटलीस्ट आप जब बैरियर टू एंट्री बना देते हो, जैसे वो क्या होता है, सेल्फ हेल्प वाले बोलते हैं ना कि मोबाइल को ग्रे स्केल कर दो और एप्स को अंदर डाल दो। क्यों करते हैं? क्योंकि अपन बैरियर्स इतने बढ़ा रही हैं, पासवर्ड लगा दो तो आपको खुद ही मन नहीं करेगा, आप थोड़ा साइड में रख दोगे। तो सेम आप जब बैरियर लगा देते हो, आपको पता है यार मैं अगर FD तोड़ूंगा ना तो उसका एक चार्ज लग जाएगा और जरूरत नहीं है, तो वो आप रुक जाते हो। इट इज़ नॉट, बट सामने के सामने दिखेगा, आप उठाओगे धनाधन, क्रेडिट कार्ड, ये वो सारी चीज़ें स्वाइप होंगी। बट अगेन टॉकिंग टू 2026, अगर नटशेल में हमको समझना है, 2026 में मेजर क्रैश नहीं आएगा, डिप जरूर आएगा। सरप्राइज मत होना अगर निफ्टी अपने लेवल से 5 से 10% ऊपर से नीचे गिर जाएगा। 2026 में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज अगर लोगों को लॉन्ग टर्म पे खरीदना है वो है ब्लू चिप्स। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो ब्लू चिप फंड्स में आप अपना पैसा लगाते रहो। तीसरा, अगर कोई एसेट क्लास है जो 2026 से लेके आने वाले 2-3 साल में अच्छा रिटर्न देगा, वो है गोल्ड। कुछ लोग कहेंगे सिल्वर क्यों नहीं करें? सिल्वर को इंडस्ट्रियल यूज किया जा रहा है काफी जगह, बिकॉज सिल्वर वॉलेटाइल बहुत ज्यादा होता है। आपको समझना पड़ेगा, अगर गोल्ड 10% गिरेगा, सिल्वर 25% गिर जाएगा। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी भाई साहब तो सिल्वर कहते रहते हैं। तो आप ये भी मत भूलिए कि लास्ट 16 साल में, आप ये भी मत भूलिए कि एक व्यक्ति है जिसने लास्ट 16 साल में 21 बार कहा है कि मार्केट क्रैश होगा, वो भी रॉबर्ट कियोसाकी है। हर दिन सुबह उठ के वो बोलते हैं कि आज मार्केट क्रैश होगा। दूसरे जो व्यक्ति थे वो माइकल बूरी थे, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांध के अब अपने खुद के पर मंथ की वो एडवाइजरी टिप्स देते हैं, जिससे कि वो ऑलमोस्ट साल का $6 मिलियन कमा रहे हैं। तो आप ये खुद सोचो, मतलब वो जितना वो एसेट मैनेजर बन के नहीं कमा सकते थे, वो इधर बैठ के कमा रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है जितने उनने इतने 10-15 साल से शॉर्टिंग कर रहे हैं, उसका पैसा अब उनने इधर से निकालने का सोच लिया है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से कि ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है और हाँ, ऑन द पैरेलल साइड इंडिया में उसका इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा, बट US मार्केट्स की बात करूं, AI इज गोइंग टू प्ले अ बिगर डोमिनेंस। यहाँ पर ना बिजनेसेस में प्ले कर रहा है। जैसे जयेश मैं बात करता हूँ कि चीज़ें किस तरह से आसान हुई। अगर फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बात करूँ तो जैसे कर्जा टेक्नोलॉजीज है, उन्होंने क्या कर दिया है कि पहले KYC के लिए 2 बंदे बिठाने पड़ते थे, 1 दिन का प्रोसेस चलता था, 1 घंटे के अंदर 90% एक्यूरेसी के साथ KYC हो जा रही है, वो कर्जा टेक्नोलॉजीज कर दे रही है। पेटीएम की अगर मैं बात करता हूँ, पेटीएम ने 25 डेटा साइंटिस्ट बिठा के रखे हैं इसी डेटा पॉइंट को देखने के लिए, जिससे कि क्या होता है, एवरी सेकेंड 20,000 पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस चले जाती हैं टू ईच यूजर।
राइट। तो इससे क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल पेटीएम को ये पता लगा, पेटीएम मनी को, कि भाई जयेश एक ऐसा बंदा है जो कि रिस्क ज़्यादा लेना पसंद करता है, उसकी एज कम है और यूजुअली उसके पास पैसा भी अच्छा रहता है, तो वो आपको स्मॉल कैप फंड्स बताएंगे। लेकिन वहीं पर उन्होंने बोला कि अभिषेक थोड़ा कंजर्वेटिव है और ये थोड़ा थोड़ा ही करता है, तो वो मेरे को सीधे आके बोलेंगे भाई ब्लू चिप फंड्स या फिर इंडेक्स फंड्स में आप इन्वेस्ट करो। इन लोगों ने एआई की टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज़ करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल अगर आप पहले जाते थे तो आपको कुछ भी एड्स दिखाए जाते थे, अब उनको पता है कि भैया बंदा फ्लाइट देखने आ रहा है तो फ्लाइट रिलेटेड एड्स ही दिखाएंगे आपको, Right. ताकि इट बिकम्स, उनका भी कॉस्ट बच जाता है। ये सारी चीज़ होती है। फ्रॉड डिटेक्शन बहुत अच्छा हो गया, 600 से ज़्यादा बिहेवियरल पैटर्न्स लगवा दी हैं कि भाई फ्रॉड्स किस तरह से काम करते हैं, तो उससे फ्रॉड्स होने कम हो गए हैं, उसके कारण लोगों का ट्रस्ट बढ़ गया है। फॉर एवरी डॉलर स्पेंड $7 का फायदा हो रहा है कंपनीज को, तो वो वहाँ पर चीज़ हो चुकी है। तो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे ये चीज़ हो रही है, बट सैडली इंडिया एआई के गेम में बहुत पीछे है और आने वाले 5 साल में भी मुझे लग रहा है पीछे रहेगा एटलीस्ट। हाँ, मतलब हमने स्टार्ट ही लेट किया, हमने रियलाइज ही लेट किया। स्टार्ट तो छोड़ो, हमने रियलाइज ही लेट किया। रियलाइजिंग यार, इट्स हमारे देश का दुर्भाग्य है, हम इनोवेशन को अप्रिशिएट नहीं करते, फॉस्टर नहीं करते हैं। अब मुझे ये बताओ, आज आप जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हो ये क्या इंडिया का है? नहीं है। हम जिस सोशल मीडिया पे ये वीडियो डालने वाले हैं वो इंडिया का है? नहीं हम जहाँ पर इसके क्लिप्स डालेंगे क्या वो इंडिया का है? नहीं आप जिस चीज़ के लिए, रिसर्च के लिए जो एआई टूल यूज़ कर रहे हो क्या वो इंडिया का है? नहीं। आंसर यहीं पर है। हम्म, हमारे पास 147 करोड़ की आबादी, हमारे पास खुद का एक सोशल मीडिया नहीं है। करेक्ट। हमारे पास खुद का एक ऐसा टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है जिसको हम ब्रैक करके बोल सके हमारी कंपनी है। द ओनली अचीवमेंट ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इज यूपीआई, जो हमने करा हुआ है कि दुनिया को कनेक्ट कर दिया। सिंगापुर में भी यूज़ हो रहे हैं, मैं दुबई गया था वहाँ पर भी क्यूआर था, तो आई वाज इम्प्रेस्ड कि वाह यार यहाँ तक भी ये चीज़ पहुँच चुकी है, ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज तक पहुँच गई है। मोर इनटू दिस थिंग, दैट इज एन अचीवमेंट वी शुड अप्रिशिएट। दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? कि हम इंडिया में क्या करते हैं कि हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, विच विल नॉट वर्क। जो हमने रेप्लिकेट नहीं किया, लाइक फॉर एग्जांपल यूपीआई, वो रेप्लिकेशन नहीं था यार। पर आप एक चीज़ देखो ना, चाइना की अगर मैं बात करता हूँ, आई एम नॉट प्रो चाइना, बट मैं समझता हूँ जहाँ से सीख सकते हैं सीखे। चाइना के पास एक जो सबसे बढ़िया मेरे को पावर लगती है ना यार, वो होता है एग्जीक्यूशन। आज से 10 साल पहले ना बीजिंग का AQI हमसे ज़्यादा बदतर था, 800-900 के ऊपर जा रहा था। और उसके बाद जब बीजिंग ओलंपिक्स हुआ तो एक कंसेप्ट हुआ, ब्लू ओलंपिक्स नाम दिया, क्योंकि लोगों ने जब बाहर के देशों ने आसमान में आके देखा इतना क्लीन था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इम्पोजिशन किया। उन्होंने इंडस्ट्रीज को सीधे सीधे बोला कि भाई देखो, 2 ऑप्शन है, या तो अपनी इंडस्ट्री बंद करो, या तो हम तुमको सब्सिडी दे रहे हैं, मिथेन बेस्ड प्लांट्स आउटसाइड द सिटी तुम लोग सेट कर दो, सब्सिडी भी देंगे, टैक्स में भी रिबेट देंगे। बोला अच्छा ठीक है, बढ़िया। उन्होंने दूसरी चीज़ कर ली, भाई पेट्रोल से सबसे ज़्यादा वो हो रहा था, तो उन्होंने बोला भाई EV व्हीकल से चलेंगे, पेट्रोल आप चलाना है, आपका वो होगा चिट सिस्टम होगा, लॉटरी सिस्टम होगी, लॉटरी में आपका साल भर में एक बार नंबर आएगा। दूसरी बात है, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो उनने इतने बैरियर लगा दे, EV वाले कंपनीज को बोला आपको सब्सिडी देंगे, तो आज उनके पास पूरा EV का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। तीसरा, उनने इम्पोजिशन क्या कर दिया कि भैया 15 मिलियन ट्रीज हम प्लांट करना शुरू करेंगे, धनाधन उनने प्लांट्स करना शुरू कर दिया। चौथी चीज उनने एग्जीक्यूशन क्या कर दी, फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक कुछ पढ़ाओ ना पढ़ाओ, मॉरल साइंस एज वेल एज एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर बनना पड़ेगा। एंड उन्होंने स्ट्रिक्ट इम्पोजिशन किया, अगर आप वॉयलेट कर रहे हो तो आपको पता है चाइना में तो क्या ही हाल होते हैं। तो ये वाली सारी चीजें करी। तो मुझे एक चीज लगती है कि हमारे देश में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, हमारे इसमें इनोवेशन इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि सैडली जो मैंने एक चीज देखी है कि यहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री बहुत मैसिव ग्रो करती है और वहां पर अगर किसी का डोमिनेंस नहीं है, विच इज अ डुओपोली या मोनोपोली नहीं है, तो किसी ना किसी तरीके से या तो वाया टैक्सेस, या तो वाया स्ट्रिंजेंट रूल्स, या तो हैवी रेगुलेशंस उस इंडस्ट्री को सफोकेट कर दिया जाता है। करेक्ट। मेरा ये मानना है, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर को ओवर रेगुलेट करना इज सफोकेटिंग दैट मार्केट एंड डिस्ट्रॉइंग। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है ना तो उसको बढ़ने दो। अगर आप दुबई पे जाते हो तो एमिरेट्स क्यों चलता है इतना बढ़िया? आप सिंपल कभी आप अगर बैठे हो तो आपने वो एक्सपीरियंस किया है, ये गवर्नमेंट देख रही है उसको, इट इज़ नॉट जस्ट अ प्राइवेट बेस्ड थिंग। एंड वहीं पर हमारे देश में एयरलाइंस के आप देखो क्या हालत हो जाती है, एक इवेंट हो जाता है एंड सबका त्राही त्राही हो जाता है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट इज सपोर्टिव। यहाँ पर कहाँ से 1200 करोड़ का अगर साल भर का टैक्स इन टर्म्स ऑफ GST एंड ऑल दोज थिंग्स अगर आप ले जाओगे तो टॉप लाइन तो इफेक्ट होनी वाली है। तो उनके पास ऑप्शन ही क्या बचेंगे? सैंडविचेस देने ही पड़ेंगे उनको, खिड़की की सीट के पैसे लेने ही पड़ेंगे, यही तरीके बच जाते हैं। तो वो वाली चीज़ें अगर हमारे इधर इनोवेशन फोस्टर, जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कहते हैं, तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो सिंगापुर और दुबई हम लोग हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, लेकिन अगर वो हमारे इधर दे दिया गया तो देयर इज इमेंस अमाउंट ऑफ टैलेंट जो इस चीज को कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि हमारे पास, नो डाउट नंबर ऑफ मिलियनर्स बड़े हैं, बट हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते द नंबर ऑफ मल्टी मिलियनर्स जिनने भारत छोड़ा भी है लास्ट 3 साल में, वो सबसे ज़्यादा है।
इतने सारे हमारे देश से ज़्यादा अच्छे एफिशिएंट डॉक्टर्स हमारे ही डॉक्टर्स जाके बाहर जाके काम कर रहे हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो अ सैड पार्ट. तो मेरा ये मानना है जयेश ऑन द एंटायर स्पेक्ट्रम, अगर 2026 इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये वाला एरियाज होना चाहिए, ये वाली चीज़ है. दूसरी चीज़ है कि हमको हमारे पास जो सबसे बड़ा पावर है जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेमोग्राफीज है, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन कंज्यूम भी करता है, इनोवेट भी करता है, प्रोड्यूस भी करता है. मर्सिडीज 30 से 40 45 वाला चलाना चाहेगा, नॉट 70 वाला. तो यंग पॉपुलेशन ही सबसे ज़्यादा माइंड तेज चलता है, वो इनोवेट करेगा. तो हमारे पास ये है. बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर थोड़ा सा इसमें पुश किया जाए, ये सारी चीज़ें करी जाए ना, तो पूरी तरीके से गेम चेंजर होगा. और एआई, और दूसरी फाइनल चीज़, एआई वाला जब आप बात कर रहे हो तो आप एक चीज़ देखो, यूएस में अगर आप जाते हो, यूएस के टॉप 10 कंपनीज होती हैं, वो करीब करीब $17 ट्रिलियन से ज़्यादा का बिजनेस कर रही हैं. हमारे देश की इकोनॉमी करीब $3.5-4 ट्रिलियन की जब अब हम बात कर रहे हैं तब की है. ठीक है, तो मतलब सिर्फ 10 कंपनी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इतना कर रहे हैं. इनमें से जो टॉप कंपनीज हो गई, जैसे अमेजॉन हो गई, बाकी 2 कंपनीज हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इनको एक चीज़ समझ में आ गई कि प्रोडक्ट्स में हमारा कमांड है, सर्विसेज में हमारा कमांड है, लेकिन एआई में हमारा कमांड नहीं है. तो ये लोगों ने कोलैबोरेट सबने सेम बंदे से किया, एनवीडिया. सबने कोलैबोरेट किया कि भैया इन्होंने ये बैर नहीं रखा कि एनवीडिया उसके साथ है, ये है. लास्ट टाइम आपने भारत में कब देखा है कि टाटाज ने अंबानीज के साथ बड़ा प्रोजेक्ट किया हुआ हो, या अंबानीज ने अडानीज के साथ बड़ा प्रोजेक्ट किया हो? तो कंपटीशन हमारे देश में इतना ज़्यादा है क्योंकि बचपन से वो इनग्रेन किया जाता है कि कोलैबोरेशन ही नहीं है. बट आप कोलैबोरेशन में देखो वो लोग कितने गुना आगे निकल जा रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट इस चक्कर में माइक्रोसॉफ्ट पायलट लेके आ जा रहा है अपने खुद के. अमेजॉन एआई का डेटा यूज करके कितना तगड़ा यूज कर रहा है, उसको हर यूजर बिहेवियर पता चल जा रहा है कि किसको क्या ऐड दिखाना है, किसको कुछ नहीं दिखाना है, किसको कितने बजट की चीजें दिखानी है, क्या रिकमेंडेशन देना है. आपको लग रहा है आप चीजें ढूंढ रहे हो, भैया एआई सब एनालाइज करके आपको उधर पिवट कर रहा है. तो आप उनके हाथों की कठपुतली हो. तो ये इसी चक्कर में क्या हो रहा है कि हमारे इधर अब अच्छी बात है कि चलो गवर्नमेंट ने 2024 में बोला कि हम $750-800 बिलियन का एआई में इन्वेस्टमेंट करेंगे. बट अगेन पॉइंट इज एग्जीक्यूशन, करेक्ट, एंड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. अगर इनको थोड़ा सा सॉर्ट किया जाए ना, तो जहां से हमने शुरू किया था ना, द वर्ल्ड पावर, द वर्ल्ड डोमिनेंस, हम लोगों में से ही हमारे इधर से कुछ ऐसे लोग आएंगे जो इन वर्ल्ड डोमिनेंस को चैलेंज करेंगे. तो दैट इज समथिंग विच आई फील हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी ध्यान देना चाहिए, हमारे इन सारी चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर. बट वो जो एक पॉइंट सिर्फ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि हम चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज आपने वहाँ पे वर्ड यूज़ किया विच बिकम्स द की, इम्पोजिशन. चाइनीज़ गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है, इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकती इन दैट मैनर, क्योंकि डेमोक्रेसी वर्सेस जो चाइना का सिस्टम है आप नहीं कंपेयर कर सकते. प्रॉब्लली गुड एग्जांपल वुड बी सिंगापुर. हाँ, सिंगापुर वुड बी अ गुड एग्जांपल. सो वो हम कंपेयर कर सकते हैं और वहां से हम सीख सकते हैं. करेक्ट. मुझे हमेशा यही लगता है, मतलब आई एम समवन हु इज अ चाइना वॉचर, कि मुझे पसंद है चाइना, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स इज कंट्रोल्ड बाय चाइना. आप कितना भी कुछ भी बोल लो, I know you love China. मतलब you like to read about China. हाँ. तो मेरे लिए तो चाइना से सीखना इज द मेन थिंग यार. आप बट आई फील कि वो, क्योंकि वहाँ का पॉलिटिक्स ही इतना डिफरेंट है ना, कि वो ग्रो ही बहुत अलग तरह से करता है. That leads to a question which I'll leave you with. Do you think India also needs that kind of political system? Not now. India needed it right after independence. जो कि And now it's too late? आई फील इट इज़ टू लेट, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन अब इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आप इसके ऊपर कुछ भी थोपोगे, इम्पोज करोगे, वो बैकफायर ही होगा. वो नेपाल हो जाएगा फिर, जो नेपाल में हुआ है. तो नाउ इट्स टू लेट. ऑडियंस के भी व्यू जानना चाहूंगा, कुछ लोग, क्योंकि इस पे डिबेट बहुत चलती है. बट इट इज़ टू लेट नाउ. ये अगर आपको करना था तो राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर 10 years, जो सुभाष चंद्र बोस का प्लान था. बट वी लॉस्ट दैट विंडो. वी आर नेवर गोइंग टू गेट दैट विंडो. I don't think we don't deserve that. Astrologically मैंने अभी, क्योंकि कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किया है, उस पर बोला गया है कि ऐसा कुछ होगा नियर टू 2030, बट आई एम नॉट वेरी श्योर. अगर हम रियलिस्टिकली पॉलिटिक्स को देखें, इवन आई डोंट थिंक सो दैट वुड हैपन, क्योंकि इट्स इंडिया का पॉपुलेशन 125 बिलियन, मतलब क्या 125 करोड़ क्या होता है वो? 146. सो यू कैन नॉट, वो बहुत मेगा चंक है, आप उसको नहीं कंट्रोल कर पाओगे अगर आप उस तरह से. आई डोंट थिंक सो. मतलब ठीक है, अब एस्ट्रो में बोला हो तो आई डोंट नो, बट अब एस्ट्रोलॉजर्स तो बहुत कुछ बोलते हैं. मैं भी बहुत सारी प्रेडिक्शन करके चाहता हूँ इस बार. चलो ये मेरे एस्ट्रो प्रेडिक्शन है. मुझे लगता है 2026 में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट कुछ खुलासा होगा. इसके अलावा एक बहुत बड़े एक्टर की एक भयंकर मूवी से कंट्रोवर्सी हो जाएगी, जिसके कारण उसका पूरा करियर ख़त्म हो सकता है, लेकिन वो शायद एक आध मूवी तो भी उसको आगे मिलेगी. और इसके अलावा एक बहुत बड़े एक्टर की डेथ भी हो जाएगी, जो कि बहुत दुख वाली बात होगी. और इसी के साथ मैं बताऊँ कि स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा. ये मेरा प्रेडिक्शन है.
अब देख लो भाई। कितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स की बैंड बजाई है इसमें। मैं नाम तो नहीं लेता हूँ, वो लोग कमेंट्स में बता लोग देंगे। कमेंट में बता देंगे। बट ऑन अ सीरियस नोट जयेश, मुझे वही लगता है कि बिकॉज चाइना की बात छेड़ी हुई है, तो देर आर, मेरे को और एक फैक्टर यहाँ पर चाइना का बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वो ये है कि चाइना का मैं एक ग्रोथ स्टार्ट्स देख रहा था कि चाइना अगर ना 0% से भी ग्रो करता है, और हम लोग जो वाउच करते हैं कि वी आर ग्रोइंग एट 6.5% के हिसाब से भी, तो इवन इफ वी आर गोइंग एट लाइक 6.5%, हम अगले 15 साल तक भी चाइना के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो व्हाट वी नीड इज अगेन द सेम पॉइंट, इनोवेशन वाली जो मैं बात कह रहा हूँ, कि वो देयर इज समथिंग विच, क्योंकि आप बताओ चाइना में कि हर लेवल पर एक पॉइंट पे आके इनोवेशन फॉस्टर हुआ है। हाँ। एक टाइम पे उनको बोलते थे, और उन्होंने टाइम टू टाइम किया हुआ है। बट यू सी वहाँ पे तो चाइना का सिस्टम कैसे काम करता है, एक तो फर्स्टली गवर्नमेंट वहाँ पे इम्पोज कर सकती है, दैट इज वन। करेक्ट, सेकेंडली, दैट इज मेन। या दैट इज मेन। एंड एक बुक भी है ना, व्हाई नेशंस फेल करके, तो उसका तो पूरा पॉइंट ही है। रे डालियो वाली? नहीं, वो तो प्रिंसिपल्स हो गए। हाँ ठीक है, हाँ, व्हाई नेशंस फेल समझ गया। सो उसका पॉइंट ही है कि जिस कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे वो कंट्री ग्रो करेगी, भले फिर वो आप डेमोक्रेसी से कर लो, ऑटोक्रेसी से कर लो, डिक्टेटरशिप से कर लो, कैसे भी। सेकेंड थिंग इज वहाँ के लोग, अब वहाँ पे चाइना में कल्चर ही ऐसा फॉस्टर हुआ है। हमारे यहाँ पे वेस्टर्न लविंग कल्चर है, वहाँ पे वेस्टर्न लविंग कल्चर नहीं है, वहाँ पे चाइनीज पीपल लविंग चाइनीज कल्चर। ऑब्वियसली। तो ये दो चीज़ मिलकर ना बहुत सारी चीज़ें बदल देती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आज आप सोशल मीडिया ऐप बनाओ, कोई उसे यूज नहीं करेगा। बना था, ट्विटर का कॉपी बना था कुछ कू। हाँ भाई, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जस्ट अ डिस्क्लेमर, हम पे केस ना करना। बीप कर देना एडिटर। तो बेसिकली यहाँ पे आप वो बना लो सोशल मीडिया, उसे कोई यूज़ नहीं करेगा, बिकॉज हमारे पैटर्न्स इतने ज़्यादा वो पीआर के वजह से बन गए ना कि अब मैं नहीं चाहता मैं इंस्टाग्राम छोड़ूं, मेरे फॉलोइंग वहाँ पे बढ़ गई है, फेसबुक मैं नहीं चाहता छोड़ना, यूट्यूब नहीं चाहता। ऑब्वियसली। पर चाइना ने क्या किया, उन्होंने वी चैट बनाया, उन्होंने यूट्यूब वगैरह लेके सब बैन कर डाला। अब आपके पास में ऑप्शन ही नहीं बचा, आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। हम इंडिया में वो नहीं कर सकते ना। टिकटॉक ही हमने इतने मुश्किल से किया, यूएस में हमें पता है टिकटॉक जब बैन हो रहा था तो क्या वहाँ पे भसड़ मची है। तो वो कंपेयर करना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि वो पैरेलल्स नहीं है। Obviously, हाँ, they are not parallels. हम सीख सकते हैं, I'm not saying कि हम नहीं that is the सीख point. सकते। I'm saying कि there are certain lessons Yeah. जो हम वहाँ से, जैसे क्या नहीं करना है वो भी हमको चाइना से सीखना चाहिए। वन चाइल्ड पॉलिसी मत करो भाई। करेक्ट, जो संजय गांधी ने ट्राई किया था। हाँ, अच्छा हुआ नहीं इधर एग्जीक्यूट हुआ, बिकॉज वो होता तो हमारे पास भी सेम चीज हो जाती कि अबव 70-80 के हमारे पास लीडिंग पॉपुलेशन हो जाती है। 70-80 इज नेवर प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ We इनोवेशन। know what is happening with Japan. जापान के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है कि वहां पर कंजम्पशन है, प्रोड्यूसर्स ही नहीं बच रहे हैं। Correct. वो वाली चीज हो रही है। इनफैक्ट जापान, बाहर से हम लोग सब तारीफ करते हैं, एवरी कंट्री एज अ प्रो एंड कॉन। ऑन अ ग्लोबल लेवल द ग्लोबल डेट जापान का बहुत ज्यादा हाई है। करेक्ट। तो अगेन, तो वही जो मैं एक पॉइंट बोल रहा था ना कि एक बॉम्ब है जो यूएस में पड़ा हुआ है, वो जब फटेगा ना तो वो हर जगह को डैमेज करेगा। करेक्ट। एंड वो बॉम्ब जब तक फटता नहीं है, आई वॉज हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन विद प्रियम गांधी मोदी, जो कि VRF करके एक थिंक टैंक है, उनके साथ में। ओके। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि आपका आज जो इकोनॉमी है, भले ही दुनिया की 3rd लार्जेस्ट आप इकोनॉमी हो आज, बट जो पहले 2 है, चाइना एंड अमेरिका, वो हमसे 10 गुना ज़्यादा बड़े हैं। तो आप उनके साथ में ऐसे compete नहीं कर सकते। आपको उनके साथ compete करना है तो फर्स्ट आपका गोल होना चाहिए $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको खुद के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खुद के देश को बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो क्या करनी पड़ेगी पता है, हमको अपने डॉलर डिपेंडेंसी धीरे धीरे छोड़नी पड़ेगी, जो हो रहा है, जो अपन नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, बिकॉज दैट वाज द एंटायर पूरा ट्रेड वॉर की ट्रेड वॉर। एग्जैक्टली। तो वो चीज होगी। और दूसरी चीज मेरे को एक ये लग रही है कि ये रिसेंटली जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो टैरिफ्स डालना शुरू किया, रेसिप्रोकल टैरिफ डाल के इंडिया पे 50% डाला था, विच अगेन ही टुक बैक। तो एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पर डेवलपमेंट ये हुआ कि इंडिया झुका नहीं। इंडिया वॉज पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। एंड दे रियलाइज्ड कि भाई तुम ज़्यादा तेज चल रहे हो, तो उन्होंने क्लोज अलाइज बनाने शुरू किए बिटवीन रशिया, चाइना एंड ऑल दिस, जिससे फिर डोनाल्ड ट्रम्प की फटी कि भाई ये क्या चीज़ हो रही है। वो एक फोटो आया था एग्जैक्टली, कि भाई पुतिन जी भी घूम रहे हैं, चाइना वाले भी घूम रहे हैं, तो भाई इनका टेंशन हो गया। तो फिर एज यूजुअल ट्रम्प, अरे अपन तो भाई भाई हैं यार, कहाँ दिल पे ले लिया, वो वाला सारे टाइम पास हुआ था उनका। बट द पॉइंट इज कि दिस ऑल्सो शोज, because your channel portrays a lot of geopolitical things, कि geopolitical things और बदलने वाली हैं। Correct. And अभी more rapidly than ever. ब्रिक्स में कितने एप्लीकेशंस आ रहे हैं। A lot of countries are now interested around the BRICS and all those things. तो ये ना वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर बहुत ज्यादा बदलेगा। यही तो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। एब्सोल्युटली। आज तो हमने ये बात करी है कि भाई कौन कंट्रोल कर रहा है, बट नेक्स्ट टाइम हाउ दिस कंट्रोल इवॉल्व, हाउ इट इज गोइंग टू चेंज,
डीप स्टेट्स, या ये इन सारी इनफैक्ट चीजें। नेक्स्ट पार्ट में जब भी हम वो डिस्कशन करेंगे आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो मुझे किसी ने बताई थी, विच वाज हाउ जो अंबानी की शादी हुई थी और उस पर जो इतना ज़्यादा खर्चा हुआ था, उनके लिए तो नॉर्मल चीज़ है, हमारे लिए बहुत बड़ा था, हाउ दैट वाज पार्ट ऑफ डीप स्टेट। ये मैं आपको बताऊंगा, वो कॉन्वर्सेशन ये करेंगे तो क्योंकि मुझे भाई- बहुत क्रेडिबल इंसान से इसके बारे में खबर मिली है। चलो भाई, ये भी आपको पता लगेगा जितने जल्दी लाइक्स आ जाएंगे बट तो ये करेंगे। पॉडकास्ट एंड हो उसके पहले आई वांट 3 बुक रिकमेंडेशंस आपसे अरे फाइनेंस के बारे में, बट डोंट गिव मी साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो वाले नहीं, गिव मी सम वियर्ड डिफरेंट गुड जो लोगों को नहीं पता हो वैसे रिकमेंडेशंस। बीच में आपने जैसे एक बुक बताई थी, वो आई डोंट थिंक किसी को पता है। अच्छा ठीक है। मैं यार मतलब पता किसी ना किसी को तो होगी। हाँ मतलब बट जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी ये सब तो सभी को पता मैं बोलूँगा है। एक रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर है, तो ये ना जेसी लिवरमोर के ऊपर है। सो जेसी लिवरमोर वाज दैट पर्सन, इन्फ्लेशन एडजस्टेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ये 1929 के क्रैश के टाइम पे ही मेड अ $1.5 बिलियन merely by trading stocks and commodities. तो ये inspired by his story, not exactly the same story but inspired. Some people say it's exactly the same thing. वो आप एक पढ़ सकते हैं. I would suggest read the 13 Bloodlines. कुछ लोगों को लगेगा कि ऑथर का नाम क्या था? आई फॉरगॉट द ऑथर. Okay. ठीक है, Christian author थे। हाँ क्रिश्चियन ऑथर है. देख लेते ना यार, ल्यूइस था, देखो 13 Bloodlines ऑथर ल्यूइस मेरे हिसाब से. स्प्रिंगमेयर फ्रिट्स बता रहा है। फ्रिट्स हाँ, फ्रिट्स था. स्प्रिंगमेयर फ्रिट्स। स्प्रिंगमेयर फ्रिट्स हाँ. तो द 13 Bloodlines, स्प्रिंगमेयर फ्रिट्स हो गए. दैट वुड बी द सेकंड. द थर्ड वन, देयर आर मेनी यार, आई एम जस्ट थिंकिंग यार, मैं नाम भूल जा रहा हूँ. एक ट्रम्प और डॉश बैंक करके ढूंढो, क्या था? डोनाल्ड ट्रम्प, बिकॉज आई एम रीडिंग, दैट्स अ वेरी गुड वन. अरे ये वो डचलैंड वाले डचलैंड बैंक्स है, वाले ये हैं। मैंने कल ही देखा। बट इट्स अ गुड वन. यार ले लेना चाहिए थे, मैं कल बुक सेल में गया था, मैंने वहाँ पे देखी। बुक बता भाई, इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। डार्क टावर्स हाँ. और ऑथर कौन है? ऑथर एक मिनट चेक कर रहा हूँ। ब्लैक कलर का कवर है ना इसका. हाँ, डार्क टावर्स बाय डेविड एनरिच हाँ. और एक है डार्क टावर्स बाय डेविड एनरिच. तो ये 3 किताबें हैं जो मेन स्ट्रीम पे ज़्यादा लोग पढ़ नहीं रहे, बट आई वुड से कि ये पढ़िए. एक और मैं बोनस किताब दे देता हूँ, बारबेरियंस एट द गेट. इस पे मूवी भी एक टाइम पे बनी हुई है, बारबेरियंस एट द गेट. द रीजन वाई एम सजेस्टिंग यू दीज बुक्स इज कि जो मोटा मोटी हाउ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली फंक्शनिंग, क्या वहाँ पे लूप होल्स हुए हैं, क्या फ्लैशेस हुए हैं, क्या किस प्रकार से सारी चीज़ें हुई हैं. देयर आर मल्टीपल बुक्स. एक और मैं दे देता हूँ, चलो एक और बोनस देता हूँ. फ्लैश क्रैश करके है. ओके। मैं बोलूँगा लोग फ्लैश क्रैश इसलिए पढ़े 2 रीज़न के कारण. पहली चीज़ आपको पता लगेगा कि ऑन अ स्टॉक मार्केट लेवल ऑल्सो किस प्रकार से देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड स्पूफिंग, वो आपको समझ में आएगा. और उसमें जो बंदा जिसके ऊपर ये बेस्ड है वो NRI है, इंडियन है. एक इंडियन ने एक रात 9% इंडेक्स को हिला दिया था. ये उसके ऊपर है. ओके। और उस पर बहुत केसेस चले, और उसने किस हिसाब से, उल्लू तो नहीं बोलूंगा, बट किस तरह से उसने चकमा दिया पूरे सिस्टम को. That is, there are plenty of books, but हाँ, these are like those 5 odd recommendations जो usually लोग देते नहीं है, but I would say. Great. एंड एक और बुक है कॉल्ड कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, ये हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट के पहले पढ़ लेना. बिल्कुल. दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दैट पॉडकास्ट. बट अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस वन. बहुत सारी बातें की, एंड आई थिंक कुछ ऐसी बातें की जो हमने प्लान नहीं की थी. हमारे हमेशा यही होता है. तो काफ़ी अच्छी बात है, मेरे को भी अच्छा लगा जयेश आपसे बात करके, एंड होपफुली वापस मिलेंगे. यस, होपफुली नहीं मिलना है, वो वाला करना है. तो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब. यस. कट.